नमस्कार। आज हमारा मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी सेक्युलर लोकशाही आंदोलन का वीकली मीटिंग, गुरुवार की मीटिंग में सबका स्वागत है। आज का विषय भी दो विषय है हमारे पास। मणिपुर, जो हम सब जानते हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है, वहाँ मणिपुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है हमारा, और वहाँ पे जो हुआ हम सब चिंतित थे, और छुटपुट घटनाएं नहीं, बहुत लंबा वो चला। और फिर से भी जब कर्फ्यू उठा, फिर नॉर्मलसी आ रही थी, अभी 2 दिन पहले भी फिर से वहाँ परिस्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। तो मणिपुर के बारे में चर्चा करेंगे, और द केरला स्टोरी, जिसके बारे में पूरी दुनिया चर्चा कर चुकी है, फिर भी हम लोग वो विषय पे कोई बात नहीं किए थे, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। आज हमारे साथ हमारे सेक्युलर लोकशाही आंदोलन मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी के कन्वीनर, जो बहुत दिनों से बाहर थे, हमारे साथ नहीं थे, प्रकाश भाई भी अभी भी हमारे साथ नहीं आ पाए हैं, पर अभी द्वारिकानाथ रथ जो एमएसपी के कन्वीनर हैं वो हमारे साथ हैं। सॉरी, प्रकाश भाई कन्वीनर और सेक्रेटरी द्वारिकानाथ रथ हैं। अच्छा है कि वो विषय पे उनका खुद का भी अभ्यास है, और उसके बारे में वो अभी बात रखेंगे। ऐसे तो सब जानते हैं द्वारिकानाथ रथ को, फिर भी एमएसडी के सेक्रेटरी आज हमारे साथ डिस्कशन के लिए साथ में है, अच्छी बात है। तनुश्री बहन, हमने शुरू कर दिया, सब लोग अभी डिस्कशन पे अटेंशन करना। मैं द्वारिकानाथ रथ को रिक्वेस्ट करती हूँ मणिपुर और द केरला स्टोरी फिल्म के बारे में डिस्कशन करने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। मणिपुर का घटना अभी छुटपुट नहीं है, इट इज़ एस्केलेटिंग। ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, सब वो बंद होने के कोई नाम ही नहीं ले रहा है। बंद तभी होगा जबकि ये बंद करने की कोशिश हो, लेकिन बंद तभी नहीं होगा जबकि बंद करने की जो कोशिश होनी चाहिए उसके रूट कॉज को फाइट ना किया जाए। उसी जगह पर दिखाई दे रही है। काफ़ी बातें हुई है, इथनिक क्लिंसिंग की बात हो रही है। इथनिक क्लिंसिंग से रिलीजियोसिटी की बात आ गई। मैतेई वर्सेस कुकीज, क्रिश्चियन वर्सेस हिंदूस, ये बात आ गई है। बात आ गई है किसी को क्या स्टेटस देना है। एक मेजॉरिटी कम्युनिटी जो मैतेई कम्युनिटी जो वहाँ का कश्मीर जो मणिपुर का है, वो अपने आप को सालों से एक हिंदू के हिसाब से परिचित हैं। मेजॉरिटी के लोग भी है, 50% या 43% उनका परसेंटेज है। उसमें गवर्नमेंट भी उनका गवर्नमेंट में काफ़ी लोग भी उनका भी है, लेकिन उनको एसटी स्टेटस देने की मणिपुर हाई कोर्ट ने उसको बोला कि उनको एसटी स्टेटस दिया जाएगा। तो उसी से बाकी जो ट्राइबल स्टेटस में जो कुकीज़ और बाकी जो नागास वगैरह जो हैं, उनका अपोजिशन हुआ कि अगर उनको आप एसटी स्टेटस दोगे तो हमारा हाल क्या होगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाई कोर्ट के डिसीजन को कंडेम किया। तो ऐसे कैसे आप डिसीजन दे सकते। मुरलीधरन कोई नाम, जस्टिस मुरलीधरन ऑफ मणिपुर इम्फाल का, उन्होंने दिया। तो ये बात है कि एसटी को अभी को किसी को पहले क्या था कि मैं हायर कास्ट का हूँ तो मैं एसटी नहीं हूँ, मैं एससी नहीं हूँ। अभी हायर कास्ट के लोग जो हैं अपने आप को एसटी स्टेटस या एससी स्टेटस में जाने की कोशिश भी करते हैं। ऐसे मूवमेंट हमने राजस्थान में भी थोड़ा देखा था, और दिनों पर दिन इन्होंने रेल ट्रैक पर बैठ गए कि हमको एसटी स्टेटस दी जाए। काफ़ी जगह में एससी स्टेटस के लिए मूवमेंट भी हो रही है, काफ़ी जगह ओबीसी स्टेटस के लिए मूवमेंट भी हो रही है, अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज़। तो मूल बात क्या है, एससी स्टेटस या एसटी स्टेटस या ओबीसी स्टेटस के लिए होने का मतलब क्या हुआ, देयर इज ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट में देखा जाता है कि जो लोग एसटी स्टेटस में के, एससी स्टेटस के और ओबीसी स्टेटस में है, तो उनको नौकरी मिलना सुनिश्चित है, सरकारी नौकरी। प्राइवेट में तो कोई रिजर्वेशन की बात है ही नहीं है। तो इसीलिए जो भी आज जनरल जो अपर कास्ट के लोग भी अभी एक स्टेटस चाहते हैं, एससी या एसटी, बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये बात डिस्कशन मीडिया में इस तरह से नहीं आ रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट है इसलिए लोग अपने आप को एसटी स्टेटस जाने के लिए वो मैतेई लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान में भी हो रहा है, बाकी स्टेट में भी हो रहा है, लोग अपने आप को कास्ट को बदलने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। ओबीसी के लिए भी बात भी हो रहा है, क्रीमी लेयर की बात भी हो रहा है। ये मेन होता है, लेकिन मूल अंदर की जो बात है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज,
ये बात। और सबको सरकारी नौकरी जो है गोल्डन लगता है, लेकिन प्राइवेटाइज सरकारी नौकरी कम हो गया है। अगर किसी सरकारी नौकरी में एमए वाला भी अगर होता है, एमएससी करने वाला भी हो, इंजीनियरिंग करने वाला भी हो, वो अगर कांस्टेबल की नौकरी मिल जाता है, ट्रैफिक में भी मिल जाता है, तो वो नौकरी आराम से ले लेता है। वो हैप्पीली वो कांस्टेबल की नौकरी को एक्सेप्ट भी करता है। अपने आप के इंटरव्यू में अपने हायर डील को वो फाइलिंग करते नहीं है और अपने आप को मैट्रिक या 12 स्टैंडर्ड का या उससे भी कम स्टैंडर्ड का दिखा करके पियन का नौकरी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मूल बात में अनएम्प्लॉयमेंट है। तो मणिपुर तो आप जानते हैं, मणिपुर तो हमारा बात है कि महाभारत में ये जो अर्जुन जो चित्रंगदा और ये उनका बब्रुवाहन का लड़ाई, ये महाभारत में इसका उल्लेख है कि चित्रंगदा अर्जुन जब भी पूरा घूम रहे थे, उन्होंने चित्रंगदा से शादी किया था। वो तो शादी वादी करके चले आते थे, बच्चा अपने आप ही बड़ा होता था। तो ये इसलिए तो ये तो बाद में उनका जो अश्वमेध यज्ञ में जो अर्जुन वो जो पांडव लोगों ने जो छोड़ा था, वो घोड़ा को पकड़ा था बब्रुवाहन ने, और ये घोड़ा को पकड़ने के बाद ये हुआ कि उसको लड़ाई हुआ और लड़ाई में अर्जुन बेहोश हो गए, ऐसा कुछ हुआ। तो उसको चित्रंगदा जब अपीयर करती है तो बाद में ये एक सुखद मिलन होता है। ये महाभारत की स्टोरी है। तो इट गोज़ बैक टू 1000 ईयर्स बैक, जो माइथोलॉजी में जो महाभारत में वहाँ तक जाती है। मणिपुर डांस, क्लासिकल डांस, मणिपुर का नाटक रतन थियम का नाटक, मणिपुर के जो मेरी कॉम्स बॉक्सर, मेरी कॉम का वहाँ ये जो आप जो ये मणिपुर में उसका सौंदर्य जो है, ब्यूटी और गाना, फिल्म्स ऑल्सो हाई क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी वाली फिल्म्स। अभी कैंस में एक फिल्म गया है, उसको देख कर लोगों का आंखों में आंसू आ गए। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्टिंग है। पुराना फिल्म को रिट्राइव करके उन्होंने फिल्म को बताया। तो मणिपुर कोई बैकवर्ड स्टेट नहीं है, ये बहुत ही ट्रेडिशनल स्टेट है, बहुत पुराना इसका काफ़ी इतिहास है, स्क्रिप्चर्स भी है, उसका लैंग्वेज भी हमारा 8 शेड्यूल्स में कॉन्स्टिट्यूशंस में भी है में। तो ये मणिपुर का पॉपुलेशन भले ये 50 लाख ऐसा कुछ होगा लगभग, लेकिन इतनी सिटी में बहुत इतनी सिटी भरा हुआ है। मैतेई है, कुकीस है, नागास है और मुस्लिम्स पॉपुलेशन भी, इनको पोंगल मैतेई बोला जाता है। क्या सॉरी क्या हो रहा है, ये निकल जा रहा है ये जो है 8% मुस्लिम पॉपुलेशन भी है। तो इस तरह का एक कंपोजिशंस है। हम इसको डिटेल डिस्कशन में हम जाएंगे, लेकिन एक बात जो हुआ है कि सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 355 आर्टिकल के बारे में आप जानते होंगे और वहाँ बीजेपी सरकार है। 355 डिस्टर्बेंसेस है, तो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने खुद ही 355 का आर्टिकल को इम्पोज किया। क्या स्थिति हो गया देखिए, बीजेपी सरकार खुद का है और 355 आर्टिकल को मणिपुर में लगाया गया अभी, जबकि हम लोगों ने यहाँ गुजरात के बारे में हमने 355 आर्टिकल को करने के लिए जो कांग्रेस के ये थे इधर गवर्नर जो थे, उनको हमको बोले थे कि इफ नॉट 356 355 लगाइए। बोले मेरा हाथ में नहीं है। मतलब आपका हाथ में नहीं है, गवर्नर का रिकमेंडेड। तो ये गवर्नर का रिकमेंडेशन क्या था नहीं क्या था मालूम नहीं है, लेकिन 355 आर्टिकल को मणिपुर में लगाया गया और वहाँ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से लगभग कितना हज़ारों लोगों की हिजरत हो रही है। कैंप रिफ्यूजी कैंप में है, लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं और कोई दिल्ली भाग रहा है तो कोई नागालैंड, कोई आसाम, कोई बांग्लादेश तक बीच पहुँच रहे हैं। ये सब हो रहा है। तो इस तरह का एक परिस्थिति, एक कैओटिक सिचुएशन खड़ा हुआ है। और आदिवासी के अंदर में भी जो आदिवासी स्टूडेंट जो हैं कुकीज़, वो लोग रास्ते पर आए हैं आदिवासी यूनाइट और आ रहे हैं। वो लोग तो कुकीज़ के स्टूडेंट जो हैं वो आ रहे हैं और वो रास्ते पर आ रहे हैं। स्कूल कॉलेज बंद भी है और शूट एट साइट ऑर्डर भी हुआ है। लोग मरे भी हैं, मुझे लगता है कि लगभग 100 से ऊपर काफ़ी लोग वहाँ शूट एट साइट में मरे हुए। सब इतना डिटेल करना मुश्किल है। तो ये सब हुआ है, लेकिन ये सब हुआ कैसे, हाउ इट हैपेंड, क्यों ऐसा हुआ। तो ये बात ऐसा है कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो आई, मतलब बीजेपी आने के बाद, बीजेपी सरकार में आने के बाद आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये मुस्लिम तो 8% है, ये आदिवासी, ये नॉन आदिवासी, इस तरह का जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो चला, उसी के असर से ये हुआ कि लोगों के बीच में ये इथनिक प्रॉब्लम्स बढ़ा।
उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं कि कोई एक स्टेट है जहाँ उसमें कहीं फ्री है। आसाम का प्रॉब्लम लीजिए, नागा का लीजिए प्रॉब्लम, मिजोरम लीजिए, अरुणाचल लीजिए, और है मेघालय लीजिए, सबके साथ सबका एक प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ तक कि नागास और आसाम का बीच में आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जैसे दो देश का लड़ाई होता है और दो ये का राज्य का पुलिस मरे, यहाँ तक हुआ नॉर्थ ईस्ट में। दिस इज इंडिया है, एक यूनाइटेड इंडिया है, इंडिया जो नेशन है, वहाँ स्टेट टू स्टेट में पुलिस, टू स्टेट पुलिस फाइटिंग कर रहे हैं। तो मिजोरम में वहाँ 7 स्टेट बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट को बोला जाता है 7 स्टेट। 7 स्टेट में मणिपुर भी है, लेकिन मणिपुर कार्विंग आउट नहीं हुआ। बाकी जो स्टेट है मिजोरम, मेघालय, ये जो है ये कार्विंग आउट होकर कहाँ से, आसाम से हुआ। आसाम से निकलकर बाकी स्टेट बनाया गया, लेकिन मणिपुर एक सेपरेट स्टेट के हिसाब से एग्जिस्ट कर रहा है। उससे पहले यूनियन टेरिटरी था, वो यूनियन टेरिटरी था और उसका एक इतिहास है, इसको हम अब डिस्कस हम करेंगे हम। तो ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वहाँ भी ये जो एक्सेशन, जैसे कश्मीर में जो 370 आर्टिकल का जो मैंने एब्रोगेशन हुआ है, या 371 आर्टिकल्स को एब्रोगेशन नहीं, इधर नहीं हुआ है। वहाँ 371 आर्टिकल्स वहाँ बरकरार है, उधर वहाँ है, और काफ़ी सेंट्रल लॉज वहाँ काम करते हैं। और वो भी एक्सेशन, जैसे कश्मीर का एक्सेशन हुआ था, इसका भी एक्सेशन हुआ। जैसे बाकी प्रिंसली स्टेट का एक्सेशन हुआ इंडिया के साथ में, सरदार पटेल मैंने प्लेड ए वेरी पाइवेटल रोल। इसको कैसे हुआ ये बारे में तो डिस्कशन तो काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन ये एक्सेशन जो हुआ 49 में, जो एक्सेशन हुआ 47 में बैठे, 49 में जो पूरा एक्सेशन हुआ, मैंने इंडिया के साथ एकजुट हो गए, तो मणिपुर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया तब से हो चुका है। तो ये है मणिपुर की अपनी एक इतिहास है। लेकिन मणिपुर के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। मेरी कौम जब लड़ती है तो अच्छा लगता है, और फुटबॉल पर काफ़ी फुटबॉल भी है। यहाँ मैंने रतन थेम का नाटक में देखा है, मैंने वंडरफुल नाटक उनका है। और मणिपुर का तो मैंने लोग भी देखने में भी सुंदर भी है, लेकिन यही मणिपुर के लोग भी हैं, हाँ स्विमिंग में आगे भी हैं। तो यही मणिपुर लोगों को जब ये दिल्ली में पूरा क्या जो नॉर्थ ईस्ट को लेकर जब ये प्रॉब्लम हुआ, तो जब भी प्रॉब्लम्स होते हैं मणिपुर में आग लगती रहती है, फायरिंग होती रहती है, नागा वर्सेस मणिपुरी के झगड़ा होती रहती है, ट्राइबल नॉन ट्राइबल का झगड़ा होती रहती है मणिपुर में। और उसका रिफ्लेक्शन जो होता है, बीजेपी पावर आने से पहले दिल्ली में इधर अटैक ऑन द नॉर्थ ईस्ट लोगों के ऊपर में अटैक भी हुआ है। इतना इंटॉलरेंस, खाली ये अटैक खाली हिंदू और मुसलमान के नहीं है, हिंदी क्रिश्चियन की नहीं है। ये अटैक तो ऐसे भी जो होता है, नॉर्थ ईस्ट के लोग देखने के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लोग आप बिल्कुल बोल सकते हैं, तो आप उनको अटैक भी हुआ है। तो आज उसी नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर का आज ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि एक वीडियो मैंने देखा, सर्च करते करते देखा, इट इज़ नाइसली एक्सप्लेन है, और वो एक्सप्लेनेशन के बारे में तो ये इसको वीडियो हम दिखाएंगे। वो वीडियो दिखा के आप इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होगा मेरे डिस्कशन से, उसके ऊपर भी हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। अब थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हम इसको ये डिस्कशन वो वीडियो दिखाने कोशिश करें। तो ये एक बात है, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, ये नेबरिंग स्टेट है मणिपुर का, मैनर भी साथ में है। वहाँ डिस्टर्बेंसेस हुआ तो लोग यहाँ आ गए, तो यहाँ जो आ गए ये लोग, इनका जो लीनियज जो है, जो एफिनिटी जो है, वो कुकीज़ के साथ है उन लोग का, कुकीज़। तो उन्होंने कुकीज़ के घर में रहे, उनको रहने की जगह वगैरह दिया। ऐसे करते करते वहाँ 900 विलेज वहाँ इमर्ज हुआ है, 900 विलेज वहाँ ऐसे इमर्ज हुआ है, जो कि वहाँ से बाहर आए हुए हैं, कि रिफ्यूजी कहते हैं, आउटसाइडर कहते हैं, इन्फ्लक्स हुआ है। तो म्यांमार में जो गड़बड़ हुआ है उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पड़ेगा ही। जैसे रोहिंग्या को मैंने जैसे म्यांमार में हुआ, तो रोहिंग्या के इंडिया आना चाहता थे, लेकिन इंडिया इसको एंट्री करने नहीं दिया, उनको रहने दिया बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में लेकर उन उत्पात हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, रोहिंग्या की इंडिया मैंने नहीं दिया। तो अब जो कुछ आए थे पहले, शायद कुछ लोग को जम्मू एंड कश्मीर में रहने को पहले दिया था, बहुत फास्ट उनको भी निकाल दिया गया, ऐसी घटना भी हुई है। तो ये आजू बाजू में जो लोग होते हैं, तमिल के जैसा गड़बड़ हुआ तो चेन्नई में आ जाते हैं, मद्रास में आ जाते हैं। ऐसे ही और भी आसाम का भी लोग होते हैं, त्रिपुरा का जो प्रॉब्लम्स होता है, बांग्लादेश का प्रॉब्लम होता है, तो त्रिपुरा आसाम इस जगह में चले जाते हैं। ये एक तरह का होते रहता है, बॉर्डरिंग स्टेट में होता रहता है। हम ऐसे जगह में हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा इन्फ्लक्स नहीं है, तो हमको ये पता नहीं चलता है। लेकिन जो बॉर्डरिंग स्टेट में रहते हैं तो उनका ये प्रॉब्लम्स होती रहती है।
तो ये बात है कि ये जो मैनेर का जो प्रॉब्लम्स हुआ, जो सुई कुई जो उनको जो जेल वेल में डाल दिए गए हैं, उसका असर भी हुआ है। और भी एक बात है कि मैं बात में रह जाएगा मेरा, तो यहाँ एक ये मणिपुर के बारे में भी एक बात है कि वहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग होता है। ये एरिया जो है जहाँ मिलिट्री प्रेजेंस जहाँ होगा, मिलिट्री प्रेजेंस के साथ साथ में ये सब भी आता भी है, तो ड्रग ट्रैफिकिंग भी होता है। और पपीज कल्टीवेशन, मतलब जो अफीम मजूरिना, इसका कल्टीवेशंस काफ़ी उधर है। तो ये पहले यहाँ था कि यहाँ कल्टीवेशन था, तो ये पहले, अभी ये जो हो गया है, ट्रैफिकिंग हो रहा था, लेकिन अभी ये पपी जो है या मजूरिना वगैरह जो है, वो ड्रग्स वगैरह जो है, इस हब बन गया, हब, ये एक प्रकार का जगह बन गया है। और ये एक प्रकार का कुछ लोगों का ये भी क्या बोलते इसको, एक का भाई बने इकोनॉमी का हिसाब से भी ये आता है। तो ये बड़ी अजीब बात है, इतना सुंदर एक राज्य में, बहुत सुंदर राज्य है। और बोले मैंने इम्फाल एक बहुत सुंदर जगह है, वहाँ वही मैतेई लोग मैंने 10 जो लोग हैं 43% लोग उसी कम जगह में रहते हैं, और बाकी जो 90% में ट्राइबल लोग रहते हैं, ट्राइबल पीपल रहते हैं। ये इस तरह का सुंदर जगह है, लेकिन इस सुंदर की जगह के अंदर में हैवी करप्शन है, हैवी मिलिट्राइजेशन है, अशांति है, सस्पिशंस है, पीपल आर स्केयर्ड, पीपल आर अफ्रेड ऑफ ईच अदर, देयर इज डिसबिलीव। तो ये जो तरह से एक एमिटी होना चाहिए, एक इंटीग्रेशन होना चाहिए, उसकी जगह में डिस्ट्रस्ट, मिसट्रस्ट और एक प्रकार हो रहा है। और ये भी हो रहा है कि ये सबसे बड़ी कोइंसिडेंस है, बीजेपी पावर है, सेंटर में भी है और सेंटर में भी है और स्टेट में भी है। ये होने के बाद भी इसे कंट्रोल नहीं कर, मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। पर हम में से कितने लोगों को डर है कि मणिपुर में क्या चल रहा है। विराट कोहली और गंभीर की लड़ाई पर आपको ज्यादा आर्टिकल छपे हुए मिलेंगे मणिपुर वायलेंस के कंपैरिजन से, पर मेरे लिए बहुत जरूरी है आप लोगों को बताना कि मणिपुर में क्या चल रहा है और उससे ज्यादा जरूरी क्यों चल रहा है। ये है मणिपुर की स्टेट, यहाँ 2 रीजन्स है, हिल्स और वैली प्लेन्स। आप देख सकते हैं कि 90% जमीन हिल रीजन्स में आती है, और इन्हीं एरियाज में मणिपुर की नागा और कुकी ट्राइब्स है। और ये ट्राइब जो मणिपुर की 90% जमीन पर है, उनकी पॉपुलेशन है 35%, और ये ट्राइब्स मोस्टली क्रिश्चियन है। नागाज और कुकीज भी बस 2 ट्राइब नहीं है, बल्कि इन ग्रुप्स में कई ट्राइब्स हैं। कुछ रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स हैं और कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स। दूसरी 65% पॉपुलेशन है मेटीज की, इसमें वैष्णवाइट हिंदू और मुस्लिम शामिल है, जिनको पंगल्स भी कहा जाता है। और ये 65% मेटीज कहते हैं मणिपुर की 10% जमीन। तो एक तरफ है हिल के लोग जैसे कुकी और नागा ट्राइब्स, और दूसरी तरफ है वैली के लोग जो है मेटीज। और ये एक कारण है जिसकी वजह से इन ग्रुप्स के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ये सभी ग्रुप्स अपने लिए डिफरेंट चीजें चाहते हैं, और इसमें कॉम्प्लिकेशन डाल देती है गवर्नमेंट के रूल्स और एक्ट्स। इस टेंशन का अंजाम वायलेंस है जो भी मणिपुर में, और इस वायलेंस के पीछे मेनली 2 मुद्दे। तो इन मुद्दों के बारे में डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि इनमें कॉमन लिंक क्या है। ये है मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह भारतीय जनता पार्टी से। इस साल फरवरी में उनकी सरकार ने एक निर्णय लिया कि वो मणिपुर के जंगलों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इसकी वजह से उनको कुछ गाँव वालों को अपने घरों से निकालना पड़ा। ये थे चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट के सोमजोन गांव के निवासी। गांव वालों का कहना है कि उनको बाहर निकाल दिया गया बिना किसी वार्निंग के। कुकी पीपल अलायंस जो बीजेपी सरकार की अलायंस पार्टनर है, उसने भी इस निर्णय की आलोचना करी। अब ये जो गांव वाले थे वो मोस्टली कुकी एथनिक ग्रुप से थे, वही एथनिक ग्रुप जो हिल रीजन में है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का ये निर्णय उनकी पूरी ट्राइब के खिलाफ है। मणिपुर में कई एथनिक ग्रुप्स है जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कुछ देर के बाद। मेरे साथ अभी बने रहिए। इसी वजह से मार्च में कई ट्राइबल्स ने पीसफुल प्रोटेस्ट करी सरकार के इस निर्णय के खिलाफ। A massive protest in Manipur's Churachandpur district today against the alleged forceful eviction and the demolition without proper rehabilitation and resettlement. अब जब मैं ट्राइबल्स बोल रहा हूँ, मैं नागा और कुकी ट्राइब्स के बारे में बात कर रहा हूँ। पर मणिपुर की सरकार ने कहा कि ये प्रोटेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार ने कहा कि इस चीज में उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने मणिपुर में एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रीजन का लैंड सर्वे करवाया, जिसमें वो गाँव भी शामिल था। A historic joint survey has been launched by the Revenue and Forest Departments in Manipur in a bid to stop human encroachment within the state's scheduled forest areas. और मणिपुर सरकार ने कहा कि इन लोगों की प्रोटेस्ट भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कई गाँव वाले जंगल की जमीन यूज कर रहे हैं अपने ड्रग बिजनेस के लिए। I will declare war against you.
अब लैंड सर्वे में 3 डिस्ट्रिक्ट की बात हुई थी, जिसमें से एक डिस्ट्रिक्ट था चुरचंदरपुर डिस्ट्रिक्ट, जिसके बाद कुछ ट्राइबल लीडर्स ने 8 घंटे का एक बंद अनाउंस किया चुरचंदरपुर डिस्ट्रिक्ट में। इस शटडाउन से पहले चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह एक जिम इनॉग्रेट करने जा रहे थे और एक रैली को एड्रेस करने जा रहे थे, पर कई प्रोटेस्टर्स ने उस जिम को तोड़ दिया और रैली के वेन्यू में कई कुर्सियां फेंकी। इस चीज के बावजूद बीरेन सिंह ने अपनी रैली रोकी नहीं। फिर प्रोटेस्टर्स ने इवेंट वेन्यू में घुसने की कोशिश करी, जहां कई वीआईपीज बैठे हुए थे। पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच हाथापाई, जिसके बाद सरकार ने पूरे डिस्ट्रिक्ट पर कर्फ्यू लगा दिया और मोबाइल सर्विस 5 दिन के लिए बंद कर दी। Churachandpur witnessed a complete shutdown. The suspension of mobile internet services shall be enforced for the next 5 days with immediate effect in Churachandpur. जिसकी वजह से लोकल्स और फ्रस्ट्रेटेड हो गए। पर ये गांव वालों को हटाने का निर्णय बस एक मुद्दा था। एक दूसरा मुद्दा भी आने वाला था सरकार के सामने। इस वीडियो को देखिए। We shall overcome one day। 3 मई मणिपुर के चुरचंदरपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने गांव वालों को बाहर निकाल दिया। इसके अलावा एक दूसरा मुद्दा भी था। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने लोगों से अपील करी थी एक ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च के लिए। ये लोग विरोध कर रहे थे मणिपुर हाईकोर्ट के एक ऑर्डर को, जिसने कहा कि मणिपुर सरकार को, सेंट्रल सरकार को बोलना चाहिए कि मैतीस को एक शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाए। The Manipur High Court has directed the state government to submit a recommendations to the Union Ministry of Tribal Affairs for the inclusion of Métis in scheduled tribes list. और हिल के लोग यानी कि नागा और कुकी ट्राइब्स ये नहीं चाहती कि मैतीस को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिल जाए। The High Court decision comes at a time when there has been massive opposition to the demand for ST status for Métis in the state, with tribal student bodies even threatening protests over the issue. मैतीस शेड्यूल्ड ट्राइब के स्टेटस की मांग कर रहे हैं 2013 से। मैतीस का मानना है कि उनकी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस चाहिए अपनी जमीन और कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो कहते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट जो बांग्लादेश और म्यांमार से है, उनकी वजह से मैतीस की आइडेंटिटी और कल्चर पर एक नुकसान पड़ रहा है। We are asking for our survival. We want to survive in our ancestral land. That is the most important point. और मैतीस कहते हैं कि अगर उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिल जाएगा तो उससे नागा और कुकी ट्राइब्स को कुछ नुकसान नहीं होगा, उल्टा उससे मणिपुर में पीस पड़ जाएगा। और जो हिल के ट्राइबल्स हैं यानी कि नागाज और कुकीज, वो इस बात से अग्री नहीं करते। हिल की जो ट्राइब्स हैं वो कहती है कि मैतीस वैसे ही पावरफुल, वेल एजुकेटेड और कनेक्टेड है। अगर उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का भी स्टेटस मिल गया तो जो हिल के लोग हैं उनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर मणिपुर में और कम हो जाएगी। In case that is granted by the government, then there will be real division of inner Manipur as well as outer Manipur. हिल की ट्राइब्स दावा कर रही है कि मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली में अराउंड 2/3 सीट्स वैसे ही मैतीस की है। अगर उनके पास इतनी पॉलिटिकल पावर है तो उनको शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की क्या जरूरत है? Manipur Legislative Assembly comprises of 60 MLAs, out of which only 20 are representing the tribals. उन्होंने ये भी दावा किया कि मैती कम्युनिटी के कुछ सेक्शंस को शेड्यूल्ड कास्ट और ओबीसी स्टेटस वैसे ही मिला हुआ है, तो उनको उधर से भी प्रोटेक्शन मिल जाती है। They are under the scheduled caste category. They are also under OBC. Then now, what is the need of categorizing them to be the scheduled tribe? फिर जो मैतीस की भाषा है मणिपुरी, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड है। हिल की ट्राइब्स मानती है कि अगर मैतीस को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस भी मिल गया तो जो बच्ची कुछ जॉब्स है हिल की ट्राइब्स के लिए, उसके लिए भी उनको बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी। और यही 2 मुद्दे हैं जो रीसेंट वायलेंस के जिम्मेदार हैं कि हिल की ट्राइब्स मानती कि मणिपुर सरकार कुकी ट्राइबल लोगों को अपने घरों से बाहर निकाल रही है और वो कुछ देरी में मैतीस को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस भी दे रही है। इसी वजह से कुछ दिन पहले ट्राइबल्स की प्रोटेस्ट रैली में वायलेंस स्टार्ट हो गया जब ये अफवाह फैली कि मैती लोगों ने ट्राइबल महिला को अटैक किया। इस अफवाह की वजह से उस रैली में वायलेंस स्टार्ट हुआ और फिर धीरे धीरे ये वायलेंस पूरे स्टेट में फैल गई। टीवी न्यूज चैनल से तस्वीरें दिखाई कि कैसे दोनों ट्राइबल्स और मैतीस लोगों के घर जला रहे हैं। Manipur is burning. इसी वजह से इंडियन आर्मी बुलाई गई स्टेट में। The army and Assam rifles were deployed to control the situation in the state. फोटो से सब डिलीवर हो जाएगा। कैसी भी डिलीवरी अच्छी हो जाएगा, दूर हो या पास अच्छी हो जाएगा। कागज कमला जूता डब्बा चार्जर या चश्मा होता है, हो जाएगा।
स्टेट, पर आप इन मुद्दों की कॉम्प्लेक्सिटी तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक आप मणिपुर की कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री को नहीं समझोगे। तो चलते हैं सैकड़ों साल पहले ये समझने के लिए कि मणिपुर है किसका। इस वीडियो को देखिए। ये मैन्युस्क्रिप्ट जो आप देख रहे हैं उनको पुयस बुलाया जाता है, जो मैतीस के एंशिएंट टेक्स्ट है। इनको एक एंशिएंट भाषा में लिखा गया है जिसमें मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, रिलीजन, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के बारे में बात करी गई है। तो मणिपुर का इतिहास स्टार्ट होता है मैती लोगों से, जिन्होंने सदियों से मणिपुर वैली पर राज किया है। कहा जाता है कि ये मैतीस म्यांमार से मणिपुर वैली में आए थे, जहाँ उन्होंने अपना किंगडम बसाया। कई मैती राजाओं ने मणिपुर पर राज किया और अपना किंगडम एक्सपैंड किया। मैती लोगों के अलावा मणिपुर में कई हिल ट्राइब्स भी थी, जैसे नागाज और कुकीज। ये ट्राइब्स मणिपुर के पहाड़ों पर रहते थे और उनका खुद का कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशन था। मैती किंगडम का एक बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप था हिल की ट्राइब्स के साथ। मैती किंगडम ने कई मिलिट्री कैंपेन्स करे इन ट्राइब्स के खिलाफ। कई हिल की ट्राइब्स पर दबाव डाला गया कि वो मैती कल्चर, लैंग्वेज या फिर रिलीजन को अडॉप्ट करें। अगर हम इतिहास में जाए तो मैती किंगडम ये इसलिए करना चाहता था ताकि वो अपने किंगडम को और बड़ा कर सके, और अपने किंगडम को एक्सपैंड करने के लिए मैती किंगडम मानता था कि उनको बहुत दबाव डालना पड़ेगा इन ट्राइब्स पे, जिसकी वजह से हिल ट्राइब्स और मैती किंगडम के बीच कई बार वायलेंस हुआ। पर ये कहानी इतनी ब्लैक और व्हाइट भी नहीं है। कई बार मैती किंगडम ने अलायंस बनाई हिल की ट्राइब्स के साथ ताकि वो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सके। तो मैती किंगडम को ट्राइब से फॉरेस्ट के गुड्स मिलते, वहीं इन ट्राइब्स को मैती किंगडम प्रोटेक्शन देता दूसरे लोगों से। पर ये चेंज हुआ 1819 और 1825 के बीच, जब बर्मा के एम्पायर ने मणिपुर को इन्वेड कर दिया। बर्मीज एम्पायर से मैती किंगडम को हार झेलनी पड़ी और मैती लोगों पर दबाव डाला गया कि वो बर्मीज कल्चर और बुद्धिज्म को अडॉप्ट करें। बर्मीज किंगडम के हाथों हिल की ट्राइब्स को भी भुगतना पड़ा। हिल ट्राइब्स के खिलाफ बर्मीज रूलर्स ने कई मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च करे, जिससे ट्राइबल लोगों की जानें गई और उनके गाँव भी तहस नहस हो गए। ये सिलसिला 7 साल तक चला, जिसकी वजह से इस पीरियड को कहा जाता है द 7 years डिस्ट्रक्शन। ये सिलसिला थमा 1826 में, जब पहली एंग्लो बर्मीज वॉर हुई, जहाँ अंग्रेजों ने बर्मीज किंगडम को हरा दिया और मणिपुर पर कंट्रोल जमा लिया। अंग्रेजों के आ जाने के बाद मणिपुरी सोसाइटी में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंज आया। 1835 में अंग्रेजों ने मणिपुर में पॉलिटिकल एजेंसी बनाई और 1891 में इसको अपग्रेड कर दिया, मणिपुर को एक फुल प्रिंसली स्टेट बनाकर। अब पॉलिटिकल एजेंसी और प्रिंसली स्टेट में फर्क है। जहाँ प्रिंसली स्टेट में अंग्रेजों ने राजाओं को कहा कि वो अपना किंगडम संभाले और उस चीज के लिए उनको पैसे देने होंगे अंग्रेजों को, जबकि पॉलिटिकल एजेंसी में अंग्रेज एक पॉलिटिकल एजेंट भेजते जो राजा का एडवाइजर होता है। पर एक्चुअली में राजा के पास कोई पावर नहीं थी, वो मान लो एक कठपुतली था अंग्रेजों के हाथों में। इनिशियली अंग्रेजों ने अपना कंट्रोल जमाया मैती किंगडम पर जो हिल ट्राइब्स थी उनको अंग्रेजों ने खुली छूट दे दी। पर धीरे धीरे ये भी चेंज हुआ और उसके बाद स्टार्ट हुई अंग्रेजों की एक बहुत पॉपुलर पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने एक ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाया जहाँ मैतीस को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती, जिससे हिल ट्राइब्स और मैतीस के बीच टेंशन स्टार्ट हो गई। जैसे अंग्रेजों ने एक लैंड सेटलमेंट पॉलिसी बनाई, ये डिसाइड करने के लिए कि किस ग्रुप की कौन सी जमीन होगी। तो उन्होंने मैतीस को कुछ जमीन दी और कुकीज को। पर इसमें 2 प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम थी कि कुकीज ट्राइबल लोग थे, उनकी कोई एक जमीन नहीं थी, वो डिफरेंट जगह जगह जाते अपने जानवरों के साथ। इसलिए जब उनको ये कहा गया कि आपकी जमीन अब परमानेंट है, तो जो उनका कल्चर था वो उसको वो फॉलो नहीं कर सकते थे। दूसरी प्रॉब्लम थी कि अंग्रेजों ने ज्यादा फर्टाइल लैंड मैतीस को दी थी और ऐसी जमीन जिसमें ज्यादा उपज नहीं थी वो कुकीज को दी। ऐसी चीजों की वजह से मैतीस और हिल ट्राइब्स के बीच टेंशन बढ़ती हुई और ये सिलसिला इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद में नहीं थमा। कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला था और इस बार दुश्मन अंग्रेज नहीं थे बल्कि इंडियन सरकार थी। ये है महाराजा बोधचंद्र सिंह, जो मणिपुर के महाराजा थे इंडिपेंडेंस के बाद। 1891 में अंग्रेजों ने मणिपुर को एक प्रिंसली स्टेट बना दिया था। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद इन महाराजा को ये डिसाइड करना था कि क्या मणिपुर इंडिया के साथ जाएगा, पाकिस्तान के साथ, या फिर इंडिपेंडेंट रहेगा। महाराजा बोधचंद्र सिंह ने क्या निर्णय लिया कि मणिपुर इंडिपेंडेंट रहेगा। अब जो आगे मणिपुर की कहानी है उस पर एक गेम ऑफ थ्रोन्स का एपिसोड बन सकता है। मणिपुर इंडियन सरकार के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक था क्योंकि मणिपुर म्यांमार और चाइना की बॉर्डर पर था। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट को डर था कि मणिपुर में कम्युनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो रही थी, जिसकी वजह से इंडिया में भी इंस्टेबिलिटी हो सकती है। इसलिए इंडियन सरकार के लिए बहुत जरूरी था कि मणिपुर इंडिपेंडेंट ना रहे बल्कि इंडिया का भाग बन जाए, और इस चीज में इंडिया सक्सेसफुल रहा।
1949 में मणिपुर ने एक मर्जर एग्रीमेंट साइन किया, जिससे मणिपुर इंडिया की स्टेट नहीं बनी बल्कि एक यूनियन टेरिटरी बनी। और कहानी में एक ट्विस्ट है, इस साइनिंग के पहले मणिपुर के कई लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे महाराजा के खिलाफ कि वो अपनी स्टेट में मोनार्की नहीं चाहते। इसी वजह से एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई उधर। और जब महाराजा ने मर्जर एग्रीमेंट साइन किया, उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली से परमिशन नहीं ली थी, बल्कि कई मणिपुरीज कहते कि महाराजा ने ये सिग्नेचर दबाव में आकर किया। कहा जाता है जब 1949 में महाराजा शिलोंग गए असम के गवर्नर से बात करने के लिए, तब उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया और तब तक बाहर नहीं निकाला जब तक वो मर्जर एग्रीमेंट पर साइन नहीं करते। मणिपुर में कई एथनिक ग्रुप्स इस चीज से खुश नहीं थे, क्योंकि दिक्कत ये थी कि मर्जर के बाद मणिपुर को सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही थी। एक्चुअली पहले 25 साल तक मणिपुर एक फुल स्टेट नहीं थी, वो एक यूनियन टेरिटरी ही थी। तो मणिपुर को इंडियन ब्यूरोक्रेट्स रूल करते जो मणिपुर से नहीं थे बल्कि इंडिया के दूसरे भागों से थे। इसके अलावा एक और दिक्कत थी, डिफरेंट कम्युनिटीज को डिफरेंट चीजें चाहिए थी। जैसे नागा ट्राइब चाहती थी कि मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भाग मिलकर नागालैंड के साथ जुड़ जाए। कुकीज चाहते थे कि इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार में जिन भी एरियाज में कुकी डोमिनेशन है उनका एक अलग देश बन जाए, जालेंगा। कुकीज को कुकी लैंड चाहिए था, नागाज को नागालैंड। और प्रॉब्लम ये थी कि कुछ एरियाज दोनों में कॉमन थे, जबकि मैतीज ये दोनों चीजें नहीं चाहती थी। उनका मानना था कि कई सदियों से मैतीज का राज था मणिपुर के एरिया पर जहाँ हिल रीजन्स भी थे, इसलिए वो चाहते थे कि हिल रीजन्स जहाँ कुकीज और नागा है वो भी मणिपुर में आ जाए जहाँ मैतीज का राज हो। इंडियन सरकार ने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा सोल्यूशन चुना जिससे सभी नाखुश थे। उन्होंने मणिपुर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया और मैतीज, जिनको एक शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया गया था पहले, वो स्टेटस छीन लिया। क्योंकि इंडियन सरकार ने आर्ग्यू किया कि मणिपुर में आपकी डोमिनेशन है तो आपको ये स्टेटस क्यों चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मैतीज को कहा कि वो हिल रीजन्स में जमीन नहीं खरीद सकते। इंडियन सरकार ने फिर कुकी और नागाज को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे दिया और कहा कि तुम मणिपुर में कहीं भी जमीन खरीद सकते हो। अब कहा जाता है कि ऐसा सोल्यूशन जिससे सभी पार्टीज नाखुश हो वो एक अच्छा सोल्यूशन है, पर इस सोल्यूशन से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। 1972 में मणिपुर को यूनियन टेरिटरी से एक स्टेट बना दिया गया और इसी साल मणिपुर में पहले इलेक्शंस हुए। और इन इलेक्शंस में एक प्रॉब्लम थी, मणिपुर में 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इसमें से 40 मैती डोमिनेटेड वैली एरिया में और 20 हिल रीजन में, जिसका मतलब है कि मैतीज के लिए पावर जीतना ज्यादा आसान है, जिसकी वजह से मोस्टली मणिपुर के चीफ मिनिस्टर मैती कम्युनिटी से होते हैं। और हिली एरियाज के ट्राइबल लोगों का मानना है कि इसी वजह से मणिपुर की पॉलिसीज उनके खिलाफ होती है। जैसे रीसेंट डिसीजन जहां सरकार ने कई कुकी गांव वालों को अपनी जमीन छोड़ने के लिए कहा। The land that we are very much dear to us, that is very much very dear to us, and which have been occupied since time immemorial, has been tried by the government of Manipur to snatch away from us. फिर ट्राइबल लोग ये भी कहते हैं कि उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। जैसे कई मैती कम्युनिटी के लीडर्स ने कुकीज को रेफ्यूजीज कहा है, जबकि कुकीज कहते हैं हम कोई रेफ्यूजी नहीं है मणिपुर में, हम सदियों से मणिपुर के हिली एरियाज में रह रहे हैं, तो हम रेफ्यूजीज कहाँ से हो। वो एक और उदाहरण देते हैं इस डिस्क्रिमिनेशन का। ये कौन सी भाषा है? मैथिलियन भाषा, जो बंगाली स्क्रिप्ट में लिखी जाती है और मैती कम्युनिटीज को यूज करती है। 1979 में इस भाषा को मणिपुर की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि इस भाषा को बस मैती लोग ही बोलते हैं, कई ट्राइबल लोग भी इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पर इस भाषा की बंगाली स्क्रिप्ट की वजह से वो इसको इतनी अच्छी तरह पढ़ और लिख नहीं सकते। इसलिए जब 1980s में सरकार ने कंपल्सरी बना दिया क्लास 10 तक इस भाषा को, मणिपुर के ट्राइबल्स खुश नहीं थे इस चीज से। इन्हीं उदाहरणों की वजह से वो ये मानते हैं कि मैतीज उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, जबकि मैतीज कहते हैं कि उनके खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। We are being marginalized in our own land. We are being treated as an outsider in our own ancestral land. एक मैती लीडर ने कहा कि करीब 60 सालों में उनकी पॉपुलेशन 59% से 44% तक हो गई है। वो कहते हैं कि अपनी ही मातृभूमि में वो आउटसाइडर्स हो गए हैं और जहाँ ट्राइबल लोग उनकी जमीन ले सकते हैं वो ट्राइबल लोग की जमीन नहीं ले सकते। मैतीज ये आर्ग्यू करते हैं कि उनको अपनी स्टेट में एक इनर लाइन परमिट सिस्टम चाहिए, एक ऐसा सिस्टम जो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड जैसी स्टेट्स में है। मैं बताता हूँ ये सिस्टम क्या है। मैतीज ये कह रहे हैं कि वो इलीगल माइग्रेशन से तंग आ गए हैं, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन परसेंटेज मणिपुर में कम हो गई है। तो हम क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे कोई भी व्यक्ति जो मणिपुरी नहीं है उसको एक परमिट की जरूरत होगी मणिपुर में घुसने के लिए। अब आप बोलोगे कि जो हिल की ट्राइब्स हैं वो भी इस बात को मंजूर करेंगे, पर वो इस सिस्टम के खिलाफ है। उनका कहना है कि मणिपुर में पावर मैतीज के पास है। कई मैती लीडर्स ने कहा है कि
कुकीज ही रेफ्यूजीज है, तो क्या पता कि कल मैतीज बोले कि कुकीज को भी परमिट की जरूरत होगी मणिपुर की वैली में घुसने के लिए, क्योंकि वो ट्राइब्स मैतीज पर ट्रस्ट नहीं करती, इसलिए वो इस सिस्टम को लागू नहीं करना चाहती। कई बार मैतीज ने एक लॉ बनाने की कोशिश करी इसके बारे में, पर इंडियन प्रेसिडेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसकी वजह से मैतीज ने एक अलग तरकीब निकाली कि हमें सरकार शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देते। Meeting organized by the All Tribal Students Union Manipur on the scheduled tribe status demand by the Meitei and Meitei Bangal communities of Manipur. छोटू, ओछा समयમાં વધુ કામ કરી લેશે, ઓછી ચઢાઈ પર વધુ લોડ કરી લેશે, ઓછા ફ્યુલમાં લાંબી સફર કરી લેશે। આવી ગઈ છે નવી સુપર કેરી, વધારે પાવર, વધારે સુરક્ષા અને માઇલેજ સાથે મારી સુપર પાવર, નવી મારુતિ સુઝુકી સુપર કેરી, દમદાર પાવરની સાથે। वही स्टेटस जो मैतीज के पास था 1949 के पहले, पर हिल रीजन की ट्राइब्स कहती हैं कि भाई तुम्हें क्या शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की जरूरत जब तुम्हारी ही डोमिनेशन है हमारी स्टेट में। और इन्हीं मुद्दों की वजह से मैतीज और हिली ट्राइब्स के बीच लड़ाई होती रहती है, क्योंकि दोनों ग्रुप्स ये मानते हैं कि किसी भी पॉलिसी का अगर एक ग्रुप को फायदा हुआ तो उसका अंजाम ये होगा कि दूसरे ग्रुप का नुकसान हो। और पता है इन ग्रुप्स की टेंशन का क्या अंजाम होता है? ये है दो नेशनल हाईवेज NH2 और NH37 जो मणिपुर को इंडिया के दूसरे भागों से कनेक्ट करते हैं। पर ये बस दो हाईवेज नहीं है, बल्कि ये पैसे कमाने के तरीके हैं। जिस भी ग्रुप का इन्फ्लुएंस रहता है इस हाईवे के आसपास, उन हाईवेज को यूज करता है इलीगल टैक्स कमाने के लिए। सामान मणिपुर के अंदर भेजना है, बाहर निकालना है तो पैसे। और ये पैसा किसको फंड करने के लिए यूज किया जाता है? इंसर्जेंट ग्रुप्स। हर एथनिक कम्युनिटी का मानो एक इंसर्जेंट ग्रुप बन गया है। जैसे कुकीज के लिए कई इंसर्जेंट ग्रुप्स बने जो कहते हैं कि हम अपने लोगों की सुरक्षा करते हैं, जैसे कुकी कमांडो फोर्स, कुकी नेशनल आर्मी, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कुकी फ्रंट काउंसिल, कुकी इंडिपेंडेंट आर्मी, चिन कुकी रेवोल्यूशनरी फोर्स और कुकी डिफेंस फोर्स। नागास के भी अपने इंसर्जेंट ग्रुप्स है, जैसे NSCN-IM। और नागालैंड की भी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आखिरी में मैं एक वीडियो सजेस्ट करूंगा, उसको देखना। और मणिपुर इतना कॉम्प्लेक्स है क्योंकि आपको लगेगा कि नागाज और कुकीज दोनों हिल ट्राइब्स के हैं, वो दोनों एक साथ रहते होंगे पीस में मैतीज के साथ लड़ाई करने के लिए ना, पर ऐसा भी नहीं है। उन दोनों के बीच भी बहुत वायलेंस हुआ है। जैसे 1990s में हजारों लोग मारे गए थे नागा और कुकी क्लैशेस में, क्योंकि NSCN-IM नागा इंसर्जेंट्स ने कुकीज को टारगेट किया उन गाँव में जहाँ नागाज की मेजोरिटी थी, क्योंकि वो कहते कि हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सारे नागाज को यूनाइट करना चाहते हैं नागालैंड बनाने के लिए। वही KNF और KNA जैसे कुकी ग्रुप्स ने नागाज को टारगेट किया। अब मुझे कई बार लोग कमेंट करते हैं कि मोहन तुम प्रॉब्लम तो बताते थे, सोल्यूशन नहीं। ये प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर मैं मानता हूँ कि किसी भी इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को हम इकोनॉमिक चीजों से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था कि जब गुजरात में दंगे हुए 2002 में, अहमदाबाद में बहुत वायलेंस हुआ और सूरत में नहीं। और इसके पीछे एक कारण था। सूरत में हिंदूज और मुस्लिम्स एक साथ काम करते थे। हिंदूज बिजनेस चलाते थे और मुस्लिम्स कारीगर थे, जबकि अहमदाबाद में ऐसा नहीं था। अहमदाबाद में दोनों कम्युनिटीज बटी हुई थी। तो आप ही सोचिए, अगर आप हिंदू हैं पर आपके कारीगर मुस्लिम हैं, अगर आपके कारीगर पर अटैक हुआ तो अगले दिन आपका बिजनेस का क्या होगा? आप भी भुगतोगे। इसी वजह से रिसर्चर्स कहते हैं कि इकोनॉमिक जरूरतें वायलेंस कम कर सकती है ग्रुप्स के बीच। और मणिपुर और इंडियन सरकार को ऐसी ही कुछ तरकीब लानी होगी जिससे मणिपुर की सारी कम्युनिटीज इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट हो जाए। अब ऑब्वियसली कहना आसान है, अब सोल्यूशन तो मुश्किल है ही, पर कम से कम हम कदम तो बढ़ा सकते हैं ना। बस ये याद रखना कि ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत घंटे लगते हैं रिसर्च और एडिटिंग में। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना। एक रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ आपसे। अब मैं जाते जाते आपको दो वीडियो जरूर रेकमेंड करना चाहता हूँ। एक वीडियो है मणिपुर सोसाइटी के ऊपर, जहाँ हमने दिखाया कि मणिपुर में महिलाओं का इतना बड़ा रोल क्यों है उनके समाज में, और इसकी हिस्ट्री बहुत फैसिनेटिंग है। और दूसरा वीडियो है नागालैंड पर, जो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस है हमारे चैनल पर। नागास के बारे में हमने बहुत बात करी, तो उनके इतिहास को समझने के लिए आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। તો બધા ઘણા લોકો એટેમ્પ્ટ કરતા હોય છે બધા એ રીતે બધું એક્સપ્રેસ કરવા માટે, થોડો આઈડિયા મળતા હોય છે બધું કનેક્ટ
એટલા લાંબા ઇતિહાસનું બધું થોડાક સમયમાં બી કરવું, પ્રેઝન્ટ કરવું બહુ એ હોય છે બધું. પણ આપણે તો જાણીએ છીએ, ઈરમ શર્મિલાની પણ વાત જાણીએ છીએ, 500 वीक्स ये फास्टिंग कराया था, है हाँ सॉरी 500 मैंने वीक उन्होंने फास्टिंग किया था. और एक उसी प्रोटेस्ट के कारण भी, और भी आप जानते होंगे कि आर्मी का वहाँ तक मैं जो बोलते बोलते रह गया था, एक लिबरेशन स्ट्रगल भी हुआ था मणिपुर में कि हम भारत से अलग हो जाएंगे. जो बात आया, हम भारत में अलग हो जाएंगे, अब रहना नहीं, लिबरेशन मूवमेंट. अब ये सबको इंडिपेंडेंस चाहिए, तो मगर तो अभी ये वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट से भी रिजर्वेशन पर आ गए. अभी वो जगह शिफ्टिंग हो रहा है अभी, तो उनको चाहिए था. तो ये जो वहाँ अस्फा लगाया गया, आर्म्स स्पेशल फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, तो वो लगाया गया. और उसके खिलाफ इतना मिलिट्री का इतना दबदबा था उधर, इतना अत्याचार था उधर. महिलाओं ने अपने निर्वस्त्र होकर आर्मी के हेडक्वार्टर में वो लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया था, आपको याद होगा, वीमेन बहुत. और उसके बाद एक पॉपुलर ओपिनियन हुआ और नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी जगह में आसपा को जगह में बंद करना पड़ा. टोटल हटाया नहीं, जगह में कुछ जगह में इसको रोका गया. प्रोटेस्ट का एक असर था, जबकि अभी भी कश्मीर में वो है. तो ये एग्जैक्टली अहमदाबाद में क्या, हम जो है बॉम्बे में है, दिल्ली में, एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट में या बॉर्डरिंग स्टेट में सब क्या हो रहा है हमको पता नहीं चलता है. ये सब प्रॉब्लम्स हैं और उसमें भी खेले जाते हैं. दिल्ली का पॉलिटिक्स वहाँ खेला जाता है अभी, और दिल्ली का पॉलिटिक्स जो खेला जाता है, फिर भी वहाँ जो ये दिल्ली का जो बात है कि बीजेपी पावर में आएगा कि कांग्रेस आएगा, कौन आएगा नहीं आएगा, यही लोग करते रहते हैं. फ्लाइट का भी रेलवे का फैसिलिटीज़ नहीं, लेकिन फ़्लाइट है, इम्फाल से दिल्ली का फ़्लाइट चलता रहता है, ब्यूरोक्रेट लोग आते रहते हैं वहाँ. उन्होंने बताया कि मारवाड़ी लोग भी वहाँ भी हैं, वर्षों से मारवाड़ी लोग भी उधर भी हैं, मुस्लिम लोग भी 8% भी हैं, तो काफ़ी बहुत सारे ग्रुप्स भी उधर भी है. तो मणिपुर एक इतना बड़ा एक माने बहुत पुराना एंसेंट एरिया है, वहाँ के लोग भी एंसेंट भी हैं, और उसी के ऊपर पॉलिटिकलाइजेशन जो चल रहा है उसकी नतीजा देखने को मिल रहा है. द पीपुल ऑफ इंडिया जो बाकी स्टेट में जो हैं उनको ये बात को कंसर्न एक्सप्रेस करना चाहिए. जो रूलिंग पार्टी वगैरह जिस तरह से इसको अपने हित के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसके सामने एक आवाज़ उठनी चाहिए. और ये मैं बोला 355, तो बीजेपी खुद सेंट्रल पावर में है, बीजेपी खुद स्टेट पावर में है, तो 355 लागू कर रहा है उधर. तो 356 होगा तो प्रेसिडेंट रूल हो जाएगा. तो 356 कर दो ना, तो प्रेसिडेंट रूल ही होगा उधर, तो आपका ही रूल होगा. मैंने हमारे जो प्रेसिडेंट जो मुर्मू बहन हैं उनके ही शासन चलेगा. तो लेकिन वो तो नहीं कर पाएंगे ना, वो तो नाक पाक कट जाएगा सब ये सब. इसीलिए ये बड़ा जो मणिपुर के सिचुएशन जो है, तो आपको हमको ये गुजरात का सिचुएशन के साथ दिल करके कश्मीर का सिचुएशन को समझते हुए भी ये सारे सिचुएशन जो है, ये सारे सिचुएशन को समझने के लिए एक मौका मिलेगा. और ख़ास कर जो एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो खड़ा की जा रही है, आदिवासी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, सारा भारत में जो खड़ा की जा रही है, उसके आधार पर वोट बैंक किया जा रहा है, उसका नतीजा क्या होने जा रहा है, ये है ब्लड शेड और रिफ्यूजी. एक मान लीजिए एक चेयर भी टूट जाता है, हमारे पास चेयर टूटता है, तो चेयर को रिप्लेस नहीं कर सकते. किसी घर टूट जाता है तो किसको कैसे रिप्लेस करेगा आदमी मर जाता है तो कैसे रिप्लेस करेगा. आर्मी का जो सिचुएशन तो आप जानते हैं, आर्मी का जो प्रेजेंस कभी भी हितकारी नहीं है. एक सिविलियन रूल होनी चाहिए. और वहाँ जो ऑटोनोमस जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वगैरह जो था, उसको ऑपरेट करना देना चाहिए. तो ये लगा और भी डिटेल भी जानने के लिए आप देख सकते हैं, और भी काफ़ी ये है. एक नईता हस्कर का भी एक है, वो आप लोग मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उनका इंटरव्यू आप देखिएगा. आप तो काफ़ी सेंसिबल, शी वॉज वर्किंग देयर ऑल्सो, तो उसके बारे में काफ़ी सेंसिबली उन्होंने बात किया है, वो आप देख लीजिएगा. अभी हमारा दूसरा जो बात है, जो दी केरला स्टोरी को लेकर चला, वो केरला स्टोरी को लेकर तो बहुत प्रॉफिट हुआ है. माने कश्मीर फाइल के बाद माने कश्मीर फाइल के बाद केरला स्टोरी, तो और भी एक गुजरात फाइल में भी पिक्चर बनने वाली भी है, ऐसा छापा में आया है. गुजरात फाइल वो भी आने वाला है. हाँ, और ये केरला स्टोरी को कर्नाटक इलेक्शन में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको प्रचार भी किया. आप लोग देखिए, उन्होंने इलेक्शन स्पीच में कर्नाटक में वो केरला स्टोरी को देखने के लिए, तो उसके बाद तो बहुत लोगों तो अभी भी दे जा रहे हैं, और अभी हल भर के भी लोग देख रहे हैं. और काफ़ी प्रॉफिट हुआ है, कम दिन में प्रॉफिट हुआ है. और भी टीका टिप्पणी भी हो रहा है कि डायरेक्टर तो बहुत मालामाल हो गया है. तो अभी
पहले जो ऐसा नहीं कि कोई फिल्म का लाइन कोई यूज़ नहीं किया, सरकार जो भी सरकार में आया है वो फिल्म लाइन को यूज़ नहीं किया, ऐसा नहीं है। कश्मीरी फाइल को भी जैसे किया गया, मान लीजिए अभी कश्मीर की केरला स्टोरी भी हुआ है। इससे पहले भी जब हम ये बीजेपी की सरकार था नहीं, कांग्रेस का सरकार था, तो भी नेहरू का ये में भी फिल्म भी बनती थी। मुझे याद है मदर इंडिया में बढ़िया फिल्म है, लेकिन 5 इयर्स प्लान का बाद में आ जाता है। वो क्या होता है इसको, ये कैनाल को इनागोरेशन होता है और राजेंद्र कुमार वो खदड़ पहन के आता है, वो नेहरू के भी बात आ जाता है, 5 इयर्स प्लान की बात आता है। और भी मनोज कुमार भी, आप जानते भारत कुमार हो गया शहीद फिल्म में हो जाने के उपकार के बाद पूर्व पश्चिम, लाल 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 बहादुर से लाल बहादुर शास्त्री का भी करना है, जय जवान जय किसान, वो बात भी चली, वो भी आप देखे होंगे। और जैसे कि शाहिर जैसे हैं कि जिन्हें नाज हिंदू पर्वों कहाँ है, उसको क्रिटिसाइज करने वाले भी हैं। जब नेहरू की बात चलता है तो और एक बात में नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या, नेहरू को टारगेट करते बनता है। महबूब खान जो थे वो भी तो ये एक प्रकार का एक ज़माने में जो उस टाइम में लगता नहीं था, लेकिन उस टाइम पे भी मैंने कांग्रेस का भी एक प्रकार का जो अपनी तरफी, नेहरू तरफी ये फिल्मी बनती थी। और बाद में जो ये एक बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हुआ, तो उसी टाइम पे आपको पता होगा कि उरी का लेकर चला और भी कारगिल के लेके बना। ये सब चीज़ों को अब नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म, और भी एक फिल्म बनी आपको याद होगा, वो बहुत बड़ा भयंकर फिल्म है। वो जो धर्मेंद्र का लड़का का नाम क्या है, सनी देओल का जो लड़का है, वो जाके एकदम पूरा वो पार्टीजन जो जाके एकदम पूरा पाकिस्तान में एक अकेला जाके तस के चले आता है। क्या नाम उसका, गदर। ऐसे फिल्म भी बन जाती है। तो ये इस प्रकार का फिल्म जो सरकार को सिचुएशन को और नेशनलिज्म, रॉ नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म को जगाने के लिए भी काम होती है। तो उसी कैटेगरी में प्रोपागेंडा टाइप ऑफ फिल्म, चीप टाइप ऑफ फिल्म भी बनती है और लोग भी देखते भी हैं, तालियां भी बजाते हैं। तो ये केरला स्टोरी का भी ऐसा है कि मिसिंग वुमन ऑफ ये कश्मीर, सॉरी ये केरला। तो ऐसा तो मिसिंग वुमन ऑफ अपन गुजरात में भी 42,000 का मिसिंग वुमन, 41,000 मिसिंग वुमन। तो कहाँ गए वो लोग के, सब आईसीस में चले गए सब, या और कहीं चले गए। तो ये भी मिसिंग वुमन है। तो मिसिंग वुमन को लेकर आप स्टोरी बना सकते हैं। तो ये मिसिंग वुमन को लेकर उसने स्टोरी बनाए, उसको भी डाइसेक्शन भी हुआ, चर्चाएं भी हुई। तो मैं और भी एक वीडियो आपको बताना चाहूँगा। मैं डिस्कशन करने से अच्छा है कि जो ऑलरेडी इट इन सर्कुलेशन, और ध्रुव राठी करके यंग लड़का है, ये बहुत ही रिसर्च करके वो बात करता है। तो उसी का हम बताएंगे केरला स्टोरी के बारे में, वो क्या कहना चाहता है वो हम देखेंगे। तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे। अब दिखाइए ध्रुव राठी का ऑन केरला स्टोरी। और लोग चर्चा इसीलिए करना चाहिए हम लोग को, वो मणिपुर एंड केरला स्टोरी, ये भी एक डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म के साथ में संबंधित है। ये सब चीज़ ये चर्चा करने से कोई ये सरकार विरोधी नहीं हो जाता। बोलो हाँ, ध्रुव राठी का केरला स्टोरी, ये बहुत ही डिटेलिंग क्या, बहुत फास्ट बोलता है मेरे जैसे ही। आजकल काफ़ी सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चाएं बहुत होती है आजकल, बहुत फास्ट होती है। क्या लाया भाई? ओह क्या बात, क्या बात, दिस इज लाइक ए रियल डोनर। तो क्वेंच द थर्स्ट, प्यास बुझाने के लिए काफ़ी अच्छा। अरे लोने करने आते थे तो नाटक करवा लगा, उनके पास नहीं थे इसके लिए। अच्छा वो तुमको उसको नहीं है, ऐसी बात नहीं कर। आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। मेरे जैसे 32,000 ड्राइव्स कन्वर्ट होकर सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुके हैं। आज से करीब 100 साल पहले जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने अपनी एक किताब लिखी थी माइन काम्फ नाम से। इस किताब में इसने बताया था एक प्रोपेगेंडा टेक्निक के बारे में जिसका नाम था बिग लाई।
हिटलर का कहना था लोगों को बहकाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोगों को लगे यार कोई इतना बड़ा झूठ थोड़ी बोल सकता है, कोई ये बात कह रहा है तो कुछ तो सच्चाई होगी इस बात में। जब झूठ इतना बड़ा हो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए तो कुछ लोग उसे सच मान बैठते हैं। लोगों को लगता है यार कोई इतना बड़ा झूठा थोड़ी हो सकता है। इस टेक्निक के एडिशन में एक दूसरी प्रोपेगेंडा टेक्निक बताई थी हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबल्स ने। गोबल्स ने कहा कि रेपिटेशन भी यहाँ पर बहुत जरूरी है। इस बड़े झूठ को बार बार दोहराते रहो। इतनी बारी इस बड़े झूठ को दोहराओ कि लोगों को 4-4 अलग-अलग सोर्सेज से यही झूठ सुनने को मिले। ऐसा करने से लोग और कन्विंस हो जाते हैं। फिर एक तीसरी टेक्निक बताई जाती है हाफ ट्रूथ की। बीच बीच में अपनी बातों में आधा सच भी बोल, क्योंकि क्या है ना, कुछ लोग आज के दिन बिग लायर्स को बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। जब कोई कहता है कि अरे यार कोई इतना बड़ा झूठ थोड़ी ना बोलेगा, लोग कहते हैं भाई तुझे पता नहीं है कितना बड़ा फेंकू है, ये इतनी लंबी फेंकता है जितनी दूर नीरज चोपड़ा का जैवलिन भी नहीं जाएगा। तो जो लोग इन बड़े झूठ से कन्विंस ना हो उनके लिए ये हाफ ट्रूथ। मैं क्यों बताने लग रहा हूँ आपको ये सारी प्रोपेगेंडा टेक्निक्स, क्योंकि आज आप इस वीडियो में देखोगे कि कैसे इन तीनों टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है लोगों को बहकाने के लिए। द केरला स्टोरी फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन से पूछा गया कि ये फिल्म कौन सी सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है। इन्होंने कई चीजें कही यहाँ पर। पहला इन्होंने कहा साल 2010 में केरला के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे ओमन चांडी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी केरला की असेंबली में। आप इस स्टेटमेंट को गूगल कर सकते हो और कुछ एक इंडिया टुडे की रिपोर्ट सामने आती है। 2500 औरतें, इस्लाम, केरला, ओमन चांडी, बात तो सही है। फिर कहा गया कि एक और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला वीएस अच्युतानंदन ने एक समय पर कहा था कि केरला अगले 20 सालों में इस्लामिक स्टेट बनने वाला है। आप इस चीज को गूगल पे सर्च करते हो और आपको यूट्यूब या ट्विटर पे वीडियो दिखता है तो लगता है यार हाँ ये बात भी सही है। फिर फिल्म के टीजर में दिखाया जाता है एक लड़की कहती है कि मैं फातिमा हूँ और मैं अफगानिस्तान की जेल में हूँ। आप इस चीज को गूगल पे सर्च करते हो और द हिंदू का एक न्यूज आर्टिकल दिखता है, फातिमा, अफगानिस्तान की जेल, इस्लामिक स्टेट। ये चीज भी सही है। यही सारी चीजें दोस्तों एक बढ़िया एग्जांपल है हाफ ट्रूथ का। ज्यादातर लोग ऊपर से हेडलाइंस पढ़ लेते हैं लेकिन डिटेल में नहीं जाते। पहले आर्टिकल की बात करते हैं, साल 2012 का ये इंडिया टुडे का आर्टिकल। केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी इन्फॉर्म करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को कि साल 2006 से 2012 के बीच में 2667 औरतों ने इस्लाम में कन्वर्ट किए। 6 सालों में करीब 2500 औरतों ने। लेकिन बात नोट करने वाली ये है कि क्या उन्होंने कभी भी फोर्स्ड कन्वर्जन शब्द का इस्तेमाल किया? उन्होंने कहा कि हम अपनी स्टेट में कोई फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं होने देंगे और ना ही हम मुसलमानों के खिलाफ हेट कैंपेन टॉलरेट करेंगे लव जिहाद के नाम पर। क्या यहाँ पर कहीं भी मेंशन किया गया कि कोई भी कन्वर्टेड औरत आईसिस को जाकर ज्वाइन कर रही है? बिल्कुल नहीं। दूसरी साइटेशन देखते हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वीएस अच्युतानंदन का इंटरव्यू। ये केरला के चीफ मिनिस्टर रहे थे 2006 से लेकर 2011 के बीच में। जो वीडियो फैलाया जा रहा है उनका पुराने वाला, इसे सनशाइन पिक्चर्स ने अपलोड किया था, सेम कंपनी जिसने फिल्म बनाई है। सबसे पहली चीज तो इन्होंने इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ छेड़छाड़ करी। जो शब्द उनके द्वारा बोले जा रहे हैं और जो सबटाइटल्स यहाँ लिखे जा रहे हैं वो सही नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पर वीएस अच्युतानंदन एक्चुअली में पीएफआई को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये कहते हुए कि वो और धर्मों के यूथ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती पैसे देकर उनकी मुसलमान औरतों से शादी कराकर। यहाँ पर भी आईसिस का कोई मेंशन नहीं। दूसरी चीज, स्टेटमेंट को दिए हुए 13 साल हो चुके हैं। केरला आज भी उतना ही सेफ सेक्युलर स्टेट है जितना 13 साल पहले था। अब अगले आर्टिकल को देखते हैं, जून 2021 का आर्टिकल। यह आर्टिकल बात करता है 4 केरला की औरतों के बारे में जो अपने हस्बैंड्स के साथ अफगानिस्तान गई इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस ज्वाइन करने 2016 से 18 के बीच में। इनके हस्बैंड्स अलग अलग हमलों में मारे गए। इनके नाम है निमिशा आलियास फातिमा ईसा, सोनिया सेबेस्टियन आलियास आयशा, मेरिन जेकब आलियास मरियम और रफीला। अगर हम एनआईए की 2016 की लिस्ट देखें ऑफ 20 मोस्ट वांटेड इंडियंस इन इस्लामिक स्टेट्स तो इन 4 औरतों के नाम यहाँ भी दिखते हैं। इनके अलावा 2 और औरतें हैं, अजमाला और शमासिया। इन दोनों के हस्बैंड्स कजन्स थे और इन 6 औरतों के हस्बैंड्स यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं। इन 6 औरतों में से 3 ऑलरेडी मुस्लिम थी, 2 ने कन्वर्ट किया क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में और 1 ने कन्वर्ट किया हिंदुइज्म से इस्लाम में। तो सिर्फ एक ही औरत यहाँ पर ओरिजिनली हिंदू थी जिसका नाम था निमिशा नायर। क्या निमिशा नायर को यहाँ पर एक मुसलमान आदमी ने लव जिहाद के शिकार में फंसा दिया? इसका जवाब जानने के लिए हम देखते हैं निमिशा के हस्बैंड कौन है। ईजा एक ऐसा बंदा है जो खुद क्रिश्चियनिटी से कन्वर्ट किया था इस्लाम में। उसका पुराना नाम था बेक्सन विंसेंट। बेक्सन का भाई बेस्टिन भी कन्वर्ट किया था क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में और वो भी एक और, इन 4 में से एक और औरत का हस्बैंड था। तो दोनों भाई और उनकी दोनों बीवियां सारे कन्वर्ट्स, सारे ब्रेन वॉश। हाल ही में इंडियन सरकार ने इन 4 औरतों को वापस इंडिया आने से रिजेक्ट कर दिया था। इनमें से 3 के वीडियो इंटरव्यूज निमिशा, सोनिया सेबेस्टियन और रफीला के
आप YouTube पर ऑनलाइन देख सकते हो, YouTube चैनल स्ट्रैट न्यूज ग्लोबल पर 2020 में इन्होंने इंटरव्यू दिया था और वहां आप असली में देख सकते हो कि औरतें दिखने में कैसी थी, बात करने में कैसी थी और कैसा इनका बिहेवियर था। When there was a Khilafah, when I was a mama, I was happy at that time. So I can never say that Khilafah was wrong or it was wrong. But I can't say that because I had a comfortable life there. इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी देख सकता है कि औरतें अभी भी कितनी ब्रेन वॉश्ड और रेडिकलाइज्ड हैं। लेकिन द केरला स्टोरी फिल्म की जो मेन कैरेक्टर है, कॉन्स्टेंटली वो सिंपैथी इवोक करने की कोशिश करती है। फिल्म में जितना बेचारा और इनोसेंट करके दिखाया गया है इन औरतों को, ये इनोसेंस असल जिंदगी के वीडियोस में शायद ही झलकती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके अंदर सिंपैथी होगी इन रियल लाइफ औरतों के लिए, या फिर आप इन्हें ब्रेन वॉश बेवकूफ कहोगे? क्या आप चाहोगे कि अफगानिस्तान की जेल में ही पड़ी रहे या फिर इंडियन सरकार इन्हें इंडिया में वापस लाए और इंडियन जेल में डाले? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ, नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं आपकी राय क्या है। स्ट्रैटेजिक न्यूज ग्लोबल रिपोर्ट हमें बताती है कि एनआईए की 2016 की चार्जशीट में जिन 20 लोगों को मेंशन किया गया है, वो लोग एक दूसरे से काफी इंटरकनेक्टेड थे जब रेडिकलाइजेशन की बात करी जाती है। तो इनमें से 17 लोग सिर्फ एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट से आते थे, केरला में कासरगोड जिले से। 2020 की एक हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट ने बताया कि कुछ और ने बाद में ज्वाइन किया, तो टोटल 22 लोग एक्चुअली में कासरगोड से थे। 2016 का इंडिया टुडे का आर्टिकल बताता है कि एक ट्रेंड है कि सिर्फ सिंगल यूथ यहाँ नहीं जा रहे हैं आईसिस ज्वाइन करने, बल्कि पूरे के पूरे परिवार, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ और इवन बच्चे भी चले गए आईसिस ज्वाइन करने। आर्टिकल में ये भी मेंशन किया गया है कि इससे पहले ज्यादातर आईसिस के रिक्रूट्स एक्चुअली में महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना से गए थे, केरला से नहीं। लेकिन स्टार्ट न्यूज ग्लोबल रिपोर्ट आगे की भी बात करती है। 2018 तक कहा गया कि करीब 60 इंडियंस ने अफगानिस्तान ट्रैवल किया, जिनमें से 26 मेल्स थे, 13 औरतें और 21 बच्चे। ये सब देखकर क्लियरली कहा जा सकता है कि एक प्रॉब्लम जरूर है यहाँ पर। लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है आईसिस ज्वाइन करने को। इंटरनेट के जरिए नए मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन अप हुए हैं। 2019 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी ने बताया कि इंडियन इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि आईसिस एक्चुअली में डार्क वेब और एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहा है लोगों को रेडिकलाइज करने के लिए और आतंकवादियों को रिक्रूट करने के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है आखिर? फिल्म ने कहा कि 32,000 औरतों के साथ ऑलरेडी ऐसा किया जा चुका है केरला के अंदर। आइए इसके आंकड़े देखते हैं। व्लादिमीर वोरोनकोव, अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, इन्होंने बताया कि 110 देशों से करीब 40,000 फॉरेन टेररिस्ट फाइटर्स सीरिया और इराक में गए कॉन्फ्लिक्ट को ज्वाइन करने। 40,110 देशों से। एक और एस्टिमेट दिया 2018 की स्टडी इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रेडिकलाइजेशन किंग्स कॉलेज लंदन ने 41,490 लोग 80 अलग अलग देशों से आईसिस से एफिलिएटेड हैं। इनमें से 79% लोग आदमी हैं। इन दोनों रिपोर्ट्स के बेसिस पे एक एस्टिमेट लगाया जा सकता है करीब 40 से 42,000 फॉरेन टेररिस्ट हैं जो दुनिया भर से आईसिस को ज्वाइन करने गए। तो कितने इंडिया से हैं? अमेरिका के ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म ने कंट्री रिपोर्ट्स पब्लिश करी साल 2020 में। इन्होंने कहा सितंबर 2020 तक एनआईए ने 34 टेररिज्म के केसेस इन्वेस्टिगेट किए थे और करीब 160 लोगों को इंडिया में अरेस्ट किया था आईसिस से रिलेटेड। डबल चेकिंग के लिए एक और सोर्स देख लेते हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने एक पेपर पब्लिश किया था अक्टूबर 2019 में। इन्होंने कहा कि प्रो आईसिस केसेस 2014 और 2018 के बीच में इंडिया में थे करीब 180 से 200 के बीच। और ये 200 लोगों का जो अनुमान है यहाँ पर, इसमें सिर्फ वो लोग नहीं है जो एक्चुअली में आईसिस के को ज्वाइन करने गए इंडिया छोड़कर, वो लोग भी हैं जिन्होंने आईसिस का प्रोपेगेंडा फैलाया इंडिया में इंटरनेट पर। एक तीसरा सोर्स भी देख लेते हैं। 2019 में इंडियन होम मिनिस्ट्री ने कहा था ये नंबर 155 पर है। अगला सवाल ये कि ये तो ओवरऑल इंडिया के केसेस हुए, केरला में कितने केसेस हैं? तो जो 180-200 केसेस का नंबर है, इसमें से 40 केसेस केरला के बताए जाते हैं। तो 200 इंडिया में, 40 केरला में। लेकिन ये नंबर हमें ये नहीं बताता कि एक्चुअली में कितने लोग आईसिस ज्वाइन करने गए थे, क्योंकि इसमें और आईसिस एफिलिएटेड लोग भी हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग भी इंक्लूडेड हैं। एक्चुअली में कितने लोग गए आईसिस को ज्वाइन करने इंडिया छोड़कर? यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की रिपोर्ट ने बताया कि करीब 66 नॉन इंडियन ओरिजिन फाइटर्स थे जो आईसिस से एफिलिएटेड थे एज ऑफ नवंबर 2020। सही सुना आपने, सिर्फ 66। 2018 की स्टैट न्यूज ग्लोबल रिपोर्ट ने भी 60 का ही फिगर दिया था, तो ये नंबर उसके बड़े आसपास है। तो इस 60 के नंबर में से कितनी औरतें हैं? करीब 13 औरतें हैं। कितनी औरतें हैं जो केरला से हैं? सिर्फ 6 औरतें हैं जो केरला से हैं। इन 6 में से ऐसी कितनी औरतें हैं जिन्हें बाकी धर्मों से इस्लाम में कन्वर्ट किया गया? 3 औरतें हैं।
इन 3 में से 2 क्रिश्चियंस थी और 1 हिंदू थी। तो जो फिल्म में दिखाया जा रहा है ये सिर्फ 3 औरतों के साथ असल जिंदगी में हुआ है, और वो भी वैसे नहीं हुआ जैसे फिल्म में दिखाया जा रहा है। और यहाँ दावा किया गया है कि 32,000 औरतों के साथ ऐसा हुआ। यही है वो बड़ा झूठ दोस्तों। ये झूठ इतना बड़ा है कि कोई आम इंसान इसे सुनेगा तो उसे लगेगा यार 32,000 के साथ नहीं, कुछ तो सच्चाई होगी इसमें, कुछ हजार औरतों के साथ ऐसा हुआ होगा, कुछ हजार नहीं तो चलो कुछ 100 औरतों के साथ ऐसा हुआ होगा। नहीं, सिर्फ 3 के साथ। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे यार 32,000 हो या 3 हो क्या फर्क पड़ता है, कहानी तो वही है ना। इसमें प्रॉब्लम क्या है? कई प्रॉब्लम्स हैं। पहला तो ये कि अगर 32,000 की जगह 3 का नंबर इस्तेमाल किया जाता है तो फिल्म का पूरा कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाता है। ये कहना कि यहाँ पर एक खुफिया लव जिहाद की कंस्पिरेसी चल रही है, लड़कियों को फोर्सिबली कन्वर्ट करने की और उन्हें आईसिस भेजने की, और इस कंस्पिरेसी का नतीजा सिर्फ 3 औरतें निकली, तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल केसेस हैं, यहाँ पर कोई कंस्पिरेसी नहीं हो रही है। दूसरा, इस लेवल तक जनरलाइज करना चीजों को और एग्जैजरेट करना एक बहुत ही बेवकूफी वाली चीज है। यही चीज अगर किसी और इंसिडेंट के साथ करी जाए तो आप कहोगे कि क्या बकवास है। एग्जांपल से समझाता हूँ। पिछले कुछ महीनों में हमें ऐसे 3 केसेस देखने को मिले हैं जहां पर किसी इंडियन सिटीजन ने चलती हुई फ्लाइट के अंदर किसी और पैसेंजर के ऊपर पेशाब कर दिया। अब इमेजिन करो कोई अमेरिका या जापान जैसा देश एक फिल्म बनाए यहाँ पर इंडिया स्टोरी नाम से, और उस फिल्म में दिखाया जाए कि कैसे इंडियंस तो हमेशा पेशाब ही करते रहते हैं औरों के ऊपर फ्लाइट्स में। 32,000 ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं जहां पर इंडियंस ने पेशाब किया है किसी और के ऊपर। कैसा लगेगा आपको सुनकर? आप कहोगे क्या बकवास चल रही है, देश को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ फिल्म बनाने वाला कहे कि यार 32,000 चलो एग्जैजरेटेड नंबर था, लेकिन 3 के साथ असली में ऐसा हुआ है, इसलिए फिल्म बनाना जस्टिफाइड है यहाँ पे, क्या होगा आपका रिस्पॉन्स ऐसे केस में? इसी तरीके से दोस्तों 3 लोगों के इंडिविजुअल केसेस को लेकर पूरी केरला स्टेट को बदनाम किया जा रहा है। इस चीज को लेकर जब फिल्म के डायरेक्टर से सवाल किया गया, पूछा गया कि भाई सोर्स क्या है आपके इस नंबर का, तो वो सवालों से भागते रहे। हॉट न्यूज से बात करते वक्त उन्होंने कहा कि जब फिल्म रिलीज हो जाएगी तब मैं अपना डेटा बताऊंगा कि किस डेटा के आधार पर मैंने 32,000 बोला था। द क्विंट को उन्होंने कहा कि ऐसे सवाल पूछने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज वेरी क्लीशे। जब फिल्म की स्क्रीनिंग हुई जेएनयू में तो इन्होंने कहा कि 32,000 वाला नंबर एक आर्बिट्री नंबर था, और जब बात कोर्ट में पहुंची तो इन्होंने फिल्म के डिस्क्रिप्शन से 32,000 वाले नंबर ही हटा दिया और 3 नंबर डाल दिया। सच बात तो यह है दोस्तों कि इन 3 औरतों की ये कहानी भी सुनाने लायक है, अगर ये कहानी सुनाई जाती बिना झूठ और प्रोपेगेंडा के। एक एक इंसान जिसे ब्रेन वॉश किया जाता है और रिक्रूट किया जाता है आईसिस में, वो एक पोटेंशियल थ्रेट है। लेकिन ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है इंडिया में एक्चुअली में, इसे आप बाकी देशों से कंपेयर करोगे तो बड़ी शॉकिंग चीज आपको जानने को मिलेगी। इंडिया में मैंने बताया था ये नंबर 66 के अराउंड है जो लोग आईसिस के प्रोपेगेंडा का शिकार बने। बाकी देशों से 2016 के डेटा के अकॉर्डिंग फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स में 7,000 लोग ऐसे थे। सिर्फ रशिया से 2,500 लोग ऐसे थे। फ्रांस में 1,700 लोग, जर्मनी में 760 लोग, यूके का नंबर भी 700 के अराउंड था। ये जो सारे देश हैं, इन सारे देशों की पॉपुलेशन इंडिया से कहीं ज्यादा कम है, लेकिन जो लोग आईसिस का शिकार बने वो इन देशों में कहीं ज्यादा है। और यहाँ पर ये चीज भी नोट करने वाली है कि इंडिया में 3rd लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है दुनिया में। तो फ्रांस, जर्मनी, यूके जैसे देशों के कंपैरिजन में ज्यादा मुस्लिम्स इंडिया में रहते हैं, लेकिन फिर भी कम आईसिस के रिक्रूट्स इंडिया से देखे गए। आप अगर यहाँ पर एक रेशियो देखो आईसिस रिक्रूट्स पर मिलियन पीपल, तो इंडिया में रेशियो 0.5 पर मिलियन है। फ्रांस में 36 गुना ज्यादा है, यानी 18 पर मिलियन। बेल्जियम में 40 पर मिलियन है और जॉर्डन में 315 पर मिलियन। क्या इस चीज को एक बार भी मेंशन किया गया फिल्म में? कुछ लोगों को बहुत मजा आता है अपने ही देश के एक राज्य को ऐसे बदनाम होते हुए देखकर झूठ के बेसिस पर। ओआरएफ की रिपोर्ट में लिखा गया था कि एकेडमिक्स और एक्सपर्ट्स अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि इंडिया से इतने कम मुसलमानों ने आईसिस क्यों ज्वाइन करी। इसके पीछे कई फैक्टर्स बताए जाते हैं। पहला कारण इंडियन एजेंसीज का लाजवाब रिस्पॉन्स। आप में से बहुत कम लोग शायद ऑपरेशन पिजन के बारे में जानते होंगे। हमारी एजेंसीज जैसे कि एनआईए और आईबी, इन्होंने एक मिशन किया जिसमें 350 वल्नरेबल मलयाली यूथ को इन्होंने आइडेंटिफाई किया और एक डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम चलाया हमारे नौजवानों को इस एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन से बचाने के लिए। एक बहुत ही बढ़िया काम हमारे ऑफिसर्स के द्वारा किया गया। लेकिन पता शर्म की बात क्या है, हमारे प्रधानमंत्री अपने इलेक्शन के भाषणों में इस अच्छे काम को बताने की जगह इस झूठी फिल्म को प्रमोट करते हैं। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। यहाँ पर एक और ऐतिहासिक ऑपरेशन याद आता है जो इंडियन फोर्सेस ने आईसिस के खिलाफ किया था। एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसके ऊपर टाइगर जिंदा है फिल्म भी बनी है। इसकी कहानी अगर आप और जानना चाहते हैं, कुकू एफएम पर ये वाली ऑडियो बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा।
कुकू एफएम को नहीं जानते, एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म जहां पर ढेर सारी ऑडियो बुक्स ऐसे सुनने को मिलेंगी। ग्रुप 30 कूपन का इस्तेमाल कीजिए कुकू एफएम के पहले महीने पर 30% ऑफ पाने के लिए। 99 रुपीज के लिए सिर्फ 69 रुपीज कॉस्ट पड़ेगी। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनका धन्यवाद इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए भी। और अब टॉपिक पर वापस आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी चाहते तो इस इंस्पिरेशनल कहानी के बारे में बता सकते थे लोगों को, लेकिन नहीं, झूठी फिल्म प्रमोट करनी थी। दूसरा कारण फॉर्मर डिप्लोमेट तालमीज अहमद बताते हैं इंडिया का सिंक्रेटिक कल्चर और ट्रेडिशन। इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया में मुस्लिम्स हिंदुओं और क्रिश्चियंस के साथ मिलजुल कर रहते हैं और इसीलिए एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज को उन्होंने रिजेक्ट किया। 2015 में जब पता चला कि सिर्फ 29 इंडियंस ने आईसिस को ज्वाइन किया था, एक रिपोर्ट ने बताया कि आईसिस खुद इंडियन रिक्रूट्स को इंफीरियर मानता था। आईसिस का मानना था कि इंडिया में जो इस्लाम प्रैक्टिस किया जाता है वो काफी सॉफ्ट वर्जन है, एक ज्यादा लिबरल वर्जन है इस्लाम का। तीसरा, यहाँ पर कई मुस्लिम क्लेरिक्स का भी एक पॉजिटिव रोल बताया जाता है। मार्च 2009 में दारुल उलूम देओबंद ने एक फतवा इशू किया था इंडिया को दार अल अमन डिक्लेयर करते हुए, एक ऐसा देश जहां पर मिलिटेंट जिहाद प्रोहिबिटेड है। सिमिलरली 2015 में एक जॉइंट फतवा इशू किया गया था 70,000 इंडियन मुस्लिम स्कॉलर्स के द्वारा आईसिस, तालिबान, अलकायदा और बाकी और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ। यहाँ जो असली केरला स्टोरी है वो बड़ी प्राउड होने वाली बात है कि बाकी दुनिया के कंपैरिजन में इंडिया से कितने कम मुसलमानों ने आईसिस को ज्वाइन किया। और केरला यहाँ पर एक बड़ा ही जीता जागता एग्जाम्पल है इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, जहाँ अलग अलग धर्मों के लोग साथ में मिलजुल कर रहते हैं पीसफुली। यही कारण है कि केरला नंबर 1 स्टेट है बहुत से अलग अलग इंडिकेटर्स में। एजुकेशन में नंबर 1, हेल्थ केयर में नंबर 1, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर 1। और फिर हमारे पॉलिटिशियंस इन झूठी कहानियों का इस्तेमाल करते हैं केरला को बदनाम करने के लिए। फरवरी में इसी साल होम मिनिस्टर अमित शाह ने इलेक्शन कैंपेनिंग के वक्त कर्नाटका में कहा था, आपके बगल में ही केरल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। केरला को बदनाम करना इकलौता प्रोपेगेंडा नहीं है इस फिल्म के अंदर। दूसरा बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है लव जिहाद को लेकर। फिल्म में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करी जाती है। क्या सच है इसके पीछे? साल 2017 में केरला की सरकार ने 90 केसेस की लिस्ट सबमिट करी थी एनआईए को जांच करने के लिए कि इनमें लव जिहाद एंगल है या नहीं है। एनआईए ने 11 केसेस पर एग्जामिनेशन करी और कंक्लूड किया साल 2018 में कि हालांकि पीएफआई ने कन्वर्जन को फैसिलिटेट किया था, लेकिन एक भी ऐसा केस नहीं मिला जहां पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा हो किसी भी इंसान का, चाहे आदमी हो या औरत। एक सबूत से मन नहीं भरता, दूसरा सबूत देख लो। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने भी यही कहा था साल 2020 में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी ने लोकसभा को बताया रिटर्न रिप्लाई में कि अभी तक कोई भी लव जिहाद का केस रिपोर्ट नहीं किया गया है किसी भी सेंट्रल एजेंसी के द्वारा। ये लव जिहाद की कंस्पिरेसी थ्योरी एक बड़ा झूठ है जो बार बार आपको सुनाया जाता है अलग अलग एंगल्स से। पॉलिटिशियंस अपने भाषणों में ये कहते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स मिलते हैं लव जिहाद की बात करते हुए, गोदी मीडिया खबरों में लव जिहाद की बात करता है। इतनी बारी रिपीट किया जाता है इस बड़े झूठ को कि लोगों को लगता है कुछ तो सच्चाई होगी इसमें। वही बात जो मैंने शुरू में कही थी, ये लव जिहाद का पूरा कॉन्सेप्ट ना सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश है बल्कि औरतों के भी खिलाफ जाता है ये कॉन्सेप्ट। खुद ही सोचकर देखो, जो लोग इस चीज में विश्वास करते हैं कि एक औरत को भड़काया जा सकता है एक आदमी के द्वारा, कैसे लोग हैं वो? औरत कोई भेड़ बकरी है क्या? एक औरत का खुद का कोई दिमाग नहीं होता? कोई भी आकर कुछ भी कहेगा, औरत भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर चलती चली जाएंगी। चाहे हिंदू औरत हो, मुस्लिम औरत हो, क्रिश्चियन औरत हो या किसी भी और धर्म की औरत हो, सभी औरतों को मिलकर इन धर्म के ठेकेदारों को बताना चाहिए कि भाड़ में जाओ, हमारे पास अपना दिमाग है। अगर कोई जबरदस्ती मुझे कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा तो मैं पुलिस के पास जा सकती हूँ। और कानून भी ऐसा बनाया गया है कि अगर कोई जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश भी करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये कि कितना लोगों को एक्चुअली में कन्वर्ट किया भी जा रहा है इंडिया में। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई क्रिश्चियन मिशनरी हुआ या घर वापसी वाले हो या कोई मुस्लिम क्लेरिक थोड़े ओवर एक्टिव हो जाते हैं अपने प्रवचन में और बैलेंस थोड़ा इधर से उधर हो जाता है। जैसे कि ये 2016 का न्यूज आर्टिकल देखिए जहां पर विश्व हिंदू परिषद के लीडर ने कहा कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने 7.5 लाख लोगों को हिंदुइज्म में वापस रिकन्वर्ट किया 10 सालों के अंदर। लेकिन ये अलग अलग धर्मों के ठेकेदार अगर इंटरफेयर ना करें, लोग अपनी मर्जी से कन्वर्ट करना चाहे तो एक बड़ा बैलेंस देखने को मिलता है। अप्रैल 2021 की रिपोर्ट देखिए, 506 लोगों ने रजिस्टर किया कि वो अपना धर्म बदलना चाहते हैं केरला सरकार के सामने। इनमें से 47% लोग ऐसे थे जो क्रिश्चियनिटी या इस्लाम से हिंदुइज्म में कन्वर्ट किए। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफ ज्यादा कन्वर्जन्स देखने को मिल रही। 2021 के प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे ने भी यही चीज बताई थी। 30,000 से ज्यादा लोगों पर सर्वे किया गया, पता लगा कि सिर्फ 0.7% लोगों ने हिंदुइज्म को छोड़ा था, दूसरा धर्म अपनाया था।
और 0.8% लोगों ने बाकी धर्मों को छोड़कर हिंदुइज्म अपनाया। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सिर्फ कुछ पॉलिटिकल पावर के लिए यहाँ पर एक बहुत गंदा खेल खेला जा रहा है। ऐसे बड़े बड़े झूठ बोले जा रहे हैं, कंस्पिरेसी थ्योरीज रची जा रही है ताकि हिंदूज और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को एक दूसरे से लड़ाया जा सके। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को इससे बहुत फायदा मिलता है अगर लोगों के अंदर सिर्फ ये नफरत भरी रहे दूसरे धर्म के लोगों के लिए। शुरुआत में सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स थे, फिर गोदी मीडिया ने काम करना शुरू किया और अब पूरी की पूरी प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई जा रही है लोगों को बहकाने के लिए। आज से 100 साल पहले हिटलर के समय में भी ऐसा ही होता था, बड़ी प्रोपेगेंडा फिल्में बनती थी। ट्रायम्फ ऑफ द विल, द ट्रेटर, रॉबर्ट एंड बैट्राम, द इटर्नल जू, ढेर सारी ऐसी फिल्में हैं जो अपनी मन मर्जी से हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करती थी, ज्यूज को बदनाम करने का काम करती थी और जर्मन आर्यंस को ग्लोरीफाई करती थी। ऐसे ही बड़े बड़े झूठ उन फिल्मों में भी बोले जाते थे, रिपीट किए जाते थे ताकि लोगों को कन्विंस किया जा सके। ये लोग सिर्फ सत्ता और पैसे के लालच में आकर देश को अंदर से तोड़ने का काम कर रहे हैं। इन नफरत के सौदागरों को एक चीज याद रखनी चाहिए, हो सकता है ये सक्सेसफुल हो जाए थोड़ा बहुत डर, वायलेंस और नफरत फैलाने में, लेकिन याद रखना ये देश भी ऐसा है जिसमें बहुत चीजें सही है। जब जब ऐसी ताकतों ने देश को बांटने की कोशिश करी है, देश के लोगों ने इकट्ठे होकर बाउंस बैक किया है। आखिर में मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको इस टॉपिक पर फिल्म देखनी है तो नेटफ्लिक्स पर ये स्वीडिश टीवी सीरीज जाकर देखिए, द कैलिफेट नाम से। उस फिल्म में किसी को बदनाम नहीं किया गया है, कोई झूठ या प्रोपेगेंडा नहीं फैलाया गया है, बल्कि एक सच्ची कहानी बताई गई है कि कैसे स्वीडन में आईसिस ने रिक्रूट किया कुछ यंग लड़कियों को। एक बड़ा ही थ्रिलिंग शो है। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 और मार लो, फिर जो बोलोगे ऑर्डर कर दूंगा जोमेटो से। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। વેરી સ્ટ્રોંગ રિસર્ચ. આ છોકરો છે ને માત્ર 32 વર્ષનો છોકરો છે, વિસ્તારનો આપણા હિસ્સાનો છોકરો છે. 32 વર્ષનો છે અને વેસ્ટ જર્મનીમાં છે. જર્મનીમાં છે. જર્મનીમાં એ જર્મની કરે છે. અને જર્મનીમાં છે અને આ એપિસોડ મૂક્યા પછી એની મિસિસ તો પુષ્કળ ધમકીઓ મળી. આ એપિસોડ પછી શું થયું? આ એપિસોડ વાઈફને બહુ ધમકીઓ મળી. ઓહો. એની વાઈફને ઉપર ધમકીઓ મળી છે કે તારી વાઈફને કામ કરતો ને મને તમારે પુષ્કળ ધમકીઓ મળી. વાઈફ ક્યાં છે? જર્મની જર્મનીની જ છે. એ છોકરી જર્મનીની જ છે. એ વાઈટ છે. એની વાઈફ છે ત્યારે. એના ત્યાં ભણવા ગયો હતો ત્યાંથી એમ કે લગ્ન કરેલા જર્મની. અને આના ફાધર છે ને એ આપણે અહીંયા નોકરી કરતા, પ્રાઇવેટ નોકરી. અમદાવાદમાં? ના, ચંડીગઢ, આપણે પંજાબ, હરિયાણામાં. આ છોકરાએ પોતાનું એડ્રેસ છુપાવી છે. કેમ કે એને ધમકીઓ મળી જાય છે અહીંથી સરકાર તરફ ધમકીઓ મળી જાય એટલે આને બધું એડ્રેસ છુપાવી છે. અને આકાશ બેનર્જીએ, ઇવન હરીશે, એ બધા જણા ઇન્ટરવ્યુ લીધા ત્યારે બી એણે કહ્યું કે હું એડ્રેસ નહીં આપતું મારું, કે મને ધમકી જબરદસ્ત મળી છે એટલે હું એડ્રેસ હું છુપાઈ બધી ગઈ. આ મારું એ કરીશ, થોડું છુપાઈ દઈશ. આ એપિસોડ એને બનાવ્યા પછી છે ને તે એને ધમકી બી મળી. આ એપિસોડ મેં તો પુષ્કળ ફોરવર્ડ કર્યો. આ એપિસોડ મેં એટલો બધો ફોરવર્ડ કર્યો છે. આ એપિસોડ પુષ્કળ ફોરવર્ડ કર્યો. આ છોકરો માત્ર 32 વર્ષનો છે અને 1 કરોડ એના સબસ્ક્રાઈબર છે. બધા દિવસ રવીશ તો 50 લાખ થયા છે હમણાં 50 લાખ થયા. જો કે 2012થી આ બનાવી રહ્યા છે એપિસોડ બધા. 1 કરોડ એને આખા વર્લ્ડ રેકોર્ડ એનો. એટલે આના જેટલા કોઈને સબસ્ક્રાઈબર નથી, એટલા બધા એને સબસ્ક્રાઈબર કરી નાખે. છોકરો ભણવામાંથી જ હોસ્ટેલ શરૂઆતથી ભણવા હોસ્ટેલ એ બંને બે ભાઈ જ છે. હજુ એના મા બાપ તો અહીંયા જ છે અને હવે ત્યાં સેટલ થઈ ગયા છે. પણ અહીંયા આવે તો બી છુપાઈને આવે છે. અને શરૂઆતમાં જ્યારે છે ને તે એણે આમ કે એ ભણતો હતો ત્યારે છે ને તે અન્ના હજારેની કેજરીવાલથી પુષ્કળ ઇમ્પ્રેસ હતો. અને એ એટલા માટે દિલ્હીમાં જતો હતો, આ જંતર મંતર પણ જતો હતો. હવે એનો ભ્રમ તૂટી ગયો કે આ તો ખોટા માણસો હતા, આ માણસ. અને એક વખતે એને રાહુલની વિરુદ્ધ બી બોલ્યો કે રાહુલ પૂછ છે. હવે એને રિયલાઇઝ થયું કે આ ખરેખર છે ને આખો જે ભાજપે પ્રોપેગેન્ડા બનાવ્યો હતો રાહુલના પૈસા ખર્ચીને કે પેલા પપ્પુ નીકળવાનો. હવે એમ લાગે છે કે ના રાહુલ તો ખરેખર એ અલગ જ વસ્તુ છે અને આ લોકો છે ને આના ખોટે બનાવી છે. આના એક એપિસોડ હું જોઉં છું, ધ્રુવ રાઠીના એક એપિસોડ જોઉં અને મોટા ભાગના લોકોનું ફોરવર્ડ બી કરું છું. જે મારા ગ્રુપમાં જે હું દાખલ છું એમને વધારે ફોરવર્ડ કરું કેમ કે એમની પાસે થોડું એ છે ને. પણ હું મોટા ભાગના લોકોને એક મિનિટ. એટલે આપણે બધા બે વિડીયો જોયા. આજે આપણે ચર્ચાની બધી ફોર્મેટ
आपने आज हम लोग अपने चर्चा का फॉर्मेट थोड़ा ऑडियो विजुअल से लेकर के चर्चा किया, क्योंकि ये बहुत ही जो मणिपुर का भी जो था बहुत हिस्टोरिकल है और हिस्टोरिकल फैक्ट बहुत डीपली हमको और भी जाना पड़ेगा। जो जितना दिखाया, जितना बात हुआ, इतना से पूरा नहीं होता है। इसमें बहुत सारे सवाल भी जुड़ी हुई है, रिजर्वेशंस, एसटी स्टेटस, ये शेड्यूल कास्ट स्टेटस, ओबीसी, बाद में लिबरेशन स्ट्रगल, आसपा का रहना, और ये सारे चीज़ों को लेकर भी जो है, इसको लेकर भी और भी डीपर और अंडरस्टैंडिंग में जाना। इतिहास में इंडिया जो नेशन जो बन गया, वो नेशन बनने का प्रक्रिया भी हमको जानना पड़ेगा। 1947 15 अगस्त में इंडियन नेशन बना, 1949 कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, इंडियन नेशन का कंसेप्ट आया। तो इंडियन नेशन बनने में कितना पेनफुल प्रोसेस में पसार हुआ, और अभी भी इसका भी एक डिससेटिस्फैक्शन भी चालू है। और अभी वो तो नेशन बनने के बाद भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी किस तरह से इतनी क्लिंजनिंग, और बाद में SC ST कम्युनलाइजेशन, ये सब कुछ चल रहा है। और किस तरह से भी वे जो रूलिंग पार्टी सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, कैसे दे आर नॉट एबल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं कर पाते हैं। और पोस्ट मॉडर्निज्म में जो उस तरह से लिबरेशन स्ट्रगल की बात करते थे, आज वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में मारामारी में चले गए हैं। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स इसमें मणिपुर में बहुत सारे चीज़ को, खाली कौन दोषी है बात नहीं है, वो क्या व्हाट इज एलिंग इंडियन सोसाइटी, इंडियन स्टेट्स, नॉट ओनली इन मणिपुर, इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो। इसको बहुत ही इन डेप्थ में जानने का बहुत जरूरी है। इफ यू रियली लव द कंट्री, नहीं तो लव द कंट्री, अगर इफ यू लव द सम कम्युनिटी और सम रिलीजियस ग्रुप और सम कास्ट ग्रुप, देन दैट इज डिफरेंट क्वेश्चन। लेकिन ये जो इफ द कंट्री लव द पीपुल, लव द कंट्री, देन लव का कंट्री की अगर स्वार्थ देखना चाहते हैं, तो ये लोग को देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ सिविलिटी की ज़रूरत होती है। मिलिट्राइजेशन से आप देश को यूनाइटेड नहीं रख सकते। गन में आप थोड़ा दिन बंद रख सकते हैं, लेकिन ऑल द टाइम नहीं, लेकिन बाद में विस्फोट होगा। वो इट में भी रिलीजियस वार, इट में भी कास्ट वार, इट में कम्युनल वार, और इट में भी, लेकिन ये लोग परिवर्तन की तरफ जाएगा नहीं। इसीलिए मणिपुर का चर्चा और भी गहराई से होना चाहिए। मैं बोला था नंदिता हस्कर की भी माने डिस्कशन है, वो भी आप थोड़ा देखिएगा। और भी काफ़ी लोगों ने चर्चा भी किए हैं। ये सब चीज़ों को धीरे धीरे छोटी छोटी बातों को देखना चाहिए। मणिपुर का सिचुएशन अलग है, गुजरात का सिचुएशन भी अलग है, इसको देखना हमको जानना जरूरी है। और केरला स्टोरी तो जानते हैं, ये तो कम्प्लीटली इलेक्शन का बात था, और बाद में कम्युनलाइजेशन की बात, ISIS की बात, ये तो बहुत ही अच्छा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इसी से इंडियन पीपल जो है इस तरह का जो चीप प्रोपागेंडा से लोग बह जाएंगे, ये नहीं होता है। ये भी मान लीजिए जो सतपाल मलिक ने जो बताया, जो ये कश्मीर का जो घटना हुआ, तो ऐसे कोई आए ना, कोई ना बात तो पोल खोलेगा, सब ये सब बात आएगा ही। तो ये सब बात ऐसा ही है। अब कारगिल की बात आप अगर लेंगे, आप कारगिल का भी ऐसा ही सिचुएशंस हैं। वाजपेयी का टाइम पे भी ये सब हुआ, कारगिल को लेकर इंडिया का इलेक्शन भी हुआ, बीजेपी जीता। तो इलेक्शंस, पावर में आना, लोगों को साइकी को खेलना, पैट्रियटिज्म करना, नेशनलिज्म करना, ये चलते रहता है। लेकिन वही तो जो सिटीजन्स वगैरह जो हैं, उनसे जो पूरा कम्प्लीटली एक सिटीजनशिप का बात है, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को लेकर, डेमोक्रेसी जो है सोसाइटी की नेसेसिटी जो होती है, इसको कैसे लोग अंदर में आए, इसी के आधार पर हमको चलना पड़ेगा। अगर ये देश की बात हम करते हैं और देश में से डिवीज़न होता रहेगा, जात पात धर्म के नाम पे होता रहेगा, तो देश रहेगा नहीं। तो एक अमेरिका पड़ा हुआ है, जो भी कल यहाँ के किसी भी टाइम पे यूक्रेन बना सकता है, वो जब भी चाहे वो यूक्रेन बना सकता है, और भी कुछ बना सकता है। तो ये तो सेकेंड ऑर्डर के बाद भी उन्होंने कोरिया को नहीं छोड़ा था, सारा दुनिया का मिलिट्री को वहाँ मोबिलाइज किया था। तो ये कोई भी आपको शांति में रहने देंगे नहीं। तो ये सब बात को हमको बहुत ही झिझक से जानना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में भी हम ये जो क्लाइमेट की बात भी करते हैं, क्लाइमेट का चेंज के साथ भी वार जुड़ी हुई है, क्लाइमेट के साथ भी जुड़ी हुई है। कार्बन इम्प्रिंट जो वार में आता है वो भी जुड़ी हुई है, और उसके साथ देश प्रेम भी जुड़ी हुई है। देश प्रेम होगा तो आपको कार्बन इम्प्रिंट होगा, वार होगा। तो ये सारे चीज़ को हम यहाँ MSD में चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि ये साथ में डेमोक्रेसी के साथ है, सेकुलरिज्म की बात भी है, प्रगतिशील विचार की बात है, एक सामाजिक निस्बत की बात भी है। इसीलिए कंसर्न सिटीजन्स की एक बात भी है, वो इसीलिए हम MSD में चर्चा भी करते हैं। और अभी जो मूल बात, अभी जो मीनाबेन तो गई थी, मणिपुर गई थी, इलाबेन पाठक के साथ गई थी, वो भी शायद कुछ हाईलाइट भी बोल सके। इलाबेन पाठक जो ईरम शर्मिला वो बैठी हुई थी, फास्टिंग में बैठी हुई थी, तब वो इलाबेन पाठक जो आवाज़ में थी, बहुत ही बोल्ड वुमन, उनके साथ वो गए थे वो लोग।
और वहाँ जाके मिल के आए थे, उस सिचुएशन में देख के आए थे, बात करके भी आए थे। तो ये बाद में एक अलग अलग दुनिया ही है, हम जाते ही नहीं, यहाँ जानते भी नहीं हम लोग। यहाँ भी कहीं अगर ये जो बात हुआ, ये जो बिल्किस बानो की घटना हुआ, बिल्किस घटना होने के बाद में बिल्किस बानो का जैसा हुआ और अभी जो कोर्ट का जिस तरह से आ रहा है, उसको भी लेकर जिस तरह से यहाँ भी लोगों ने माने रेस्पॉन्स किया, ये सब चीज़ होती रहती है। अगर हम दाहोद जाते, देखते, मिलते तो हमको पता चलता कि उनको भी लगता कि चलो गुजरात में कोई लोग भी हैं, हमको मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, ये भी फीलिंग भी आता। ये हम थोड़ा भी अपने भी केव में, एक गुफाओं में फंस जाते हैं। लेट इट नॉट बी टर्न टू ए इंटेलेक्चुअलिज्म, ये नहीं होना चाहिए। एक कंसर्न सिटीजन्स की तरफ से एक प्रकार की बात होनी चाहिए। इतना कहकर मैं बात आज का जो चर्चा जो है यहाँ हम ख़त्म करते हैं। लेकिन हमारा